नमस्कार बच्चों, कैसा आप सब। बेटा आज हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 9.6 पे। ये एक्सरसाइज पूर्णतः बेस्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम एग्जाम के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। उसके बाद मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का स्टेप कौन सा होता है। एक बार आपने ये स्टेप समझ लिया और 2-3 क्वेश्चन अगर आप स्टार्टिंग के कर लोगे, वीडियो देख लोगे, तो हो सकता है कि आपको पूरा वीडियो देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। आप उन स्टेप के बेस पर और एग्जाम्पल सीखने के बाद आप इजीली पूरा एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6। यहां से स्टार्ट करते हैं 9.6 का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पहचानते कैसे हैं। कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, अगर कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें बेटा तो वो इस फॉर्म में होता है। ये जो इसका फॉर्म है यही इसकी पहचान है, dy अपॉन dx प्लस का py इक्वल टू q। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दिया हो जिसमें dy अपॉन dx हो, सिंपल डेरिवेटिव हो, सिंगल डेरिवेटिव हो, y के फॉर्म में हो और इक्वल टू q हो, इस फॉर्म का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे एग्जाम में तो पता लग जाएगा बेटा कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां p और q क्या है, तो ये p और q कांस्टेंट है। p और q जो है ये कांस्टेंट है, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि p और q जो है ये फंक्शंस ऑफ x है, यानी x के फॉर्म में होगा। जो p की वैल्यू होगी और जो q की वैल्यू होगी वो x के फॉर्म में होगा। या तो आप इसे कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हो या फंक्शंस ऑफ x ओनली बोल सकते हो कि ये x के फॉर्म में होगा। तो एक बार अगर आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान लिया कि भाई ये मेरा क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद उसको हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप्स नंबर पहला, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है P और Q को आइडेंटिफाई करना। तो P तो आप पहचान ही लोगे, जो Y का कोफिशिएंट होगा वो P होगा और जो इक्वल टू में दिया होगा वो Q होगा। एक बार आपने P और Q की पहचान कर ली, भी आपको P मिल गया, Q मिल गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आते हैं बेटा। स्टेप्स नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इसे चाहो तो शॉर्ट में IF लिख देना, मोस्टली हम लोग IF ही लिखते हैं, आप एग्जाम में भी IF का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? E की पावर इंटीग्रेशन और P का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। ये जो P था ना, P, ये जो P की वैल्यू आपने निकाला था, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन और P का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इससे हम IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। यहां पे 2 स्टेप होने के बाद आपका अंतिम स्टेप होता है स्टेप नंबर 3। इस लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसमें y की मल्टीप्लाई होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वल टू q की मल्टीप्लाई भी होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, q की मल्टीप्लाई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, y की मल्टीप्लाई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, राइट हैंड साइड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मेजर बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है इसके, छोटे सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला काम होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास सिंपल डेरिवेटिव होना चाहिए, dy अपॉन dx होना चाहिए, साथ में y के फॉर्म में कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए और इक्वल टू x के फॉर्म में कुछ होना चाहिए। तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान हो गई। एक बार आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद स्टेप शुरू होते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम P और Q लिखते हैं, भाई P मेरा ये है, Q मेरा ये है। P और Q मिलने के बाद आप निकालोगे IF, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन और P का इंटीग्रेशन किया जाता है। यहां से जो भी IF निकलेगा, यहां से जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा, उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे आते हैं हम, y की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और इंटीग्रेशन q की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। केवल इस वाले इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना होता है और आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना dy अपॉन dx ना के dx अपॉन dy भी दे सकता है। ध्यान से सुना मेरी बात बेटा, ये वाले केस कई बार मैं देखता हूं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि dy अपॉन dx, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया था, dy अपॉन dx दे रखा होगा, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि dy अपॉन dx ही होगा। कई बार dx अपॉन dy भी दिया होता है, तो क्या करेंगे,
तो कुछ नहीं, केवल वेरिएबल का चेंजेस है, वेरिएबल बदल जाएगा। जैसे पी वाई था तो इसे हम पी एक्स लिखेंगे और इक्वल टू क्यू। यहां पी और क्यू क्या है, तो पी और क्यू कांस्टेंट फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ वाई, समझ रहे हो। अब ये पी और क्यू अब भी कांस्टेंट है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वाई, अब ये वाई के फॉर्म में कांस्टेंट होंगे। यहां भी यही करेंगे, यहां भी यही करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम पी और क्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार पी और क्यू आइडेंटिफाई हो गया तो फिर हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, जो कि फॉर्मूला था इंटीग्रेशन, और पी का हम लोग इंटीग्रेशन करते थे। तो इंटीग्रेशन में मैंने डीएक्स लिखा था, यहां पे आपको डी वाई लिखना पड़ेगा। केवल वेरिएबल का चेंज है और कोई फर्क नहीं है। अगर dx अपॉन dy आ जाए तो घबराना नहीं है, केवल वेरिएबल बदलना है। वहां पे dx था, यहां पर dy का इस्तेमाल होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप हम लोग क्या करते थे, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन dy के फॉर्म में होगा और प्लस का c। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, केवल इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि प्रीवियस में आ चुका है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूं पहले ही कि इन केस अगर dx अपॉन dy आ जाए तो घबराना नहीं, p y की जगह आपको px रखना है और q जो होगा वो y के फॉर्म में होगा। p और q निकाल लेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा फिर वही लास्ट स्टेप, और यहाँ इंटीग्रेशन y के फॉर्म में होगा, वहां पर x के फॉर्म में हुआ था। तो यही था आपका मेजर कॉन्सेप्ट। अगर आप ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, उसके बाद मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको 9.6 से कराने वाला हूं। अगर आप ये समझ लो तो आपको हो सकता है पूरा वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा A to Z, बट फिर भी मोस्टली क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 9.6 के साथ। स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज 9.6। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल स्टेप बाय चलेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय फॉलो करना हमें। dy अपॉन dx 2y और sin x, और यहां तो देखिए बिल्कुल ही कोई टेंशन ही नहीं है, साफ साफ पता लग रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया रखा है। तो स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, dy अपॉन में dx। पहला क्वेश्चन, dy अपॉन में dx प्लस का 2y और इक्वल टू में आपको लिखा हुआ बेटा sin x। इसका हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस क्वेश्चन से आप स्टेप याद कर लेना, स्टेप याद हो जाएगा तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो स्टेप की बात कर लेते हैं बेटा। ऑन कंपेयरिंग विद, सबसे पहला आएगा ऑन कंपेयरिंग विद। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म था dy अपॉन में dx प्लस का py इक्वल टू q। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करें तो p की वैल्यू हमें मिल जाएगा 2, p की वैल्यू आपको 2 मिल गया और q की वैल्यू आपको मिल गया sin x। पहला स्टेप यहां पर आपका पूरा हो गया। यही मैंने आपसे कहा था, फर्स्ट स्टेप होता है p और q को फाइंड करना। p और q मेरे पास आ चुका है। यहां तक स्टेप को आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, आधे नंबर मिलेंगे। इसके बाद मेजर स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि 1 मार्क्स का होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्सपोनेंशियल, इंटीग्रेशन करेंगे हम p dx का। तो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे p का। p क्या आपके पास 2 है, देखिए p क्या है, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 2 है। तो 2 का हमें इंटीग्रेशन करना है इक्वल टू e, और 2 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 2 का इंटीग्रेशन होता है बेटा 2x। 2 का इंटीग्रेशन होता है बेटा 2x। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है। ये आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e की पावर 2x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। ये दूसरा स्टेप भी आपका पूरा हो गया। पहला स्टेप क्या था, p और q फाइंड करना। तो p और q तो हम फाइंड कर चुके हैं कंपेयर करके। सेकंड स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला आपको बताया था। थर्ड स्टेप और अंतिम स्टेप जो है वो है फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, और यहां पे आपको इवन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था, लास्ट फॉर्मूला जो डिफरेंशियल इक्वेशन का बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें लास्ट अंतिम फॉर्मूला लगाना पड़ता है। नाउ यहां लिखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, y की मल्टीप्लाई आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करनी है इक्वल टू इंटीग्रेशन q की मल्टीप्लाई भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करनी है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और प्लस c कांस्टेंट। वैसे भी इंटीग्रेशन करेंगे तो c तो लगाना ही पड़ेगा। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x इक्वल टू q क्या था आपका, q आपके पास sin x था, तो q की जगह आप sin x लिखोगे और इसकी मल्टीप्लाई e की पावर 2x से करोगे। इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है और बाद में कांस्टेंट लगाना है। तो ओवरऑल बात यह है कि अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, केवल ये इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का ही मेन रोल अब लास्ट आ गया कि हमें केवल इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस स्टेप का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको साइड में लेट आई कर लो।
लेट आई, इसे यहीं पे छोड़ दो, फर्स्ट मान के छोड़ दो, वापस आ जाएंगे इस पे थोड़ी देर बाद। पहले मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूं, तो लेट आई, आई क्या आपका, आई आपका साइन एक्स इंटू में 2x। अब आपने याद करा होगा बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको स्टेप सिखाया था कि जब इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल का फॉलो करता है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसे हम बोलते थे। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमने यूज किया था आइलेट वाला कॉन्सेप्ट, याद है आपको, आइलेट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था। तो इसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री पहले आती है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो होगा वो आपका पहला फंक्शन होगा, और एक्सपोनेंशियल बाद में आती है तो ये आपका दूसरा फंक्शन होगा। फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूं, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। याद आ गया बेटा, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन हमने ये वाला स्टेप बाय पार्ट्स में सीखा था। नाउ साइन एक्स की जगह साइन एक्स, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, माइनस बेटा साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, और फिर इस पूरे का भी दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया एक तो साइन x आ गया, इनटू में e की पावर 2x आ गया, और अपॉन में 2 आ गया, माइनस ये 2 बाहर निकालो, 1/2 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन के साथ क्या बचा, एक आपका पास cos x बचा और e की पावर 2x बचा। अब यहां देखिए आपको फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो ये आपका पहला फंक्शन होगा और ये आपका दूसरा फंक्शन होगा। तो फिर से हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, इसमें दोबारा बाई पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये एज इट इज रहेगा साइन एक्स इंटू में e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2। अब बाई पार्ट्स में डैक लगाऊंगा, मैं बाय पार्ट डायरेक्ट लगूंगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि 9 चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो 7 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता होगा, तभी आप 9 पे पहुंचे होंगे, तो बाय पार्ट्स आपको आता होगा। तो इसलिए मैं इस स्टेप को डैक करूंगा। अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले फर्स्ट क्या है, cos x सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, तो e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बेटा cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो e की पावर 2x और dx। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वापस i आ गया, जहां से हमने स्टार्ट किया था i, इसको i लेट किया था ना हमने, साइन x और e की पावर 2x को क्या लेट किया था i, ये वापस देखिए i आ चुका है, ये वापस i के फॉर्म में आ गया। तो साइन x इंटू e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस, मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, cos x इंटू ई की पावर 2x डिवाइड बाई 4 माइनस और माइनस, या एक काम करिए ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो गया, लेकिन ये भी तो माइनस है, तो अल्टीमेटली ओवरऑल सब कुछ करने के बाद ये माइनस का साइन ही आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, 2 1/2। अच्छा यहाँ मैंने 2 नहीं लिखा क्योंकि इंटीग्रेशन किया था ना e की पावर, तो ये 2 लिखना भूल गया था, ये 2 और ये 2 अगेन 1/4 बाहर आ जाएगा, और ये आपका बचेगा साइन x और इंटीग्रेशन 2x dx, ये वापस i आ चुका है। इधर आपका ऑलरेडी i चल रहा था, i इक्वल टू साइन x इंटू ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस x इंटू ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4, ये वापस आपका i आ चुका है, तो यहाँ i लिख देंगे। माइनस का ये चीज आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो i प्लस 1/4i इक्वल टू क्या बचा, तो साइन x इंटू ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस x ई की पावर 2x और अपॉन में 4। इन दोनों का एलसीएम ले लोगे बेटा, तो एलसीएम में आएगा, अपॉन में 1 लेके एलसीएम ले लो, तो 4 आ गया एलसीएम, 4i और i, ये 5i आ जाएगा, इक्वल टू कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, दोनों में कॉमन भी है, या अभी छोड़ दो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी, अभी कॉमन लेना चाहो बाद में कॉमन लेना चाहो, जैसा आपको अच्छा लगे, और प्लस में c छोड़ दो, c हमने लिखी रखा है, तो साइन x इंटू ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस कॉस x इंटू ई की पावर 2x डिवाइड बाई 4 से आप सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 हट जाएगा ना, 4 से सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5i बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन x इंटू ई की पावर 2x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, कॉस x इंटू ई की पावर 2x। हमें तो i की वैल्यू चाहिए तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो i इक्वल टू
5 अपॉन में आ जाएगा बेटा, 5 अपॉन में आ गया, 1 अपॉन में 5, यहाँ कॉमन देखिए e की पावर 2x दोनों के पास है तो हम e की पावर 2x कॉमन भी ले सकते हैं। e की पावर 2x मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 2 sin x बच गया और माइनस का cos x बच गया। तो ओवरऑल ये i की वैल्यू आ चुकी है, जिसको मैंने i लेट किया था मैंने उसकी वैल्यू फाइंड करके निकाल दिया, i मेरे पास आ चुका है। वापस वहीं पहुंचते हैं जहां हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था। तो i कहां पे स्टार्ट किया था, i हमने यहां पे लेट किया था, तो वापस हम इसी पॉइंट पे आ गए, वापस हम इसी पॉइंट पे आ गए बेटा जहां से हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। तो देखिए ओवरऑल हमने ये इक्वेशन वापस लेना है, ये इक्वेशन वापस लेना है बेटा जहां से हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, y e की पावर 2x, y नाउ y e की पावर 2x इक्वल टू क्या था, इक्वल टू आपने माना था इसको पूरे को i और प्लस का c, तो i की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये पूरा आपने i लेट किया था, इस पूरे को आपने i लेट किया था और प्लस का c। तो i की वैल्यू आप सामने लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, i की वैल्यू 1 अपॉन में 5 e की पावर 2x 2 साइन x माइनस का cos x और प्लस का c। अब आप एक चीज देखिए, e की पावर 2x यहां भी है, e की पावर 2x यहां भी है, तो हम e की पावर 2x को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। e की पावर 2x से सबको डिवाइड, यहां भी है ना e की पावर 2x, इसके पास भी e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x से सबको डिवाइड करेंगे। भले ही c कांस्टेंट यानी कोई नंबर है तो डिवाइड हम सबके साथ करेंगे। तो जब e की पावर 2x से डिवाइड करोगे तो ये y बचेगा, e की पावर 2x से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन में 5 बचेगा, 2 साइन x माइनस का cos x और प्लस जब इसको e की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो e की पावर माइनस 2x लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने c को डिवाइड किया होगा, आपने c को डिवाइड किया e की पावर 2x से, इसको ऊपर ले जाओ तो e की पावर माइनस 2x। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का मेजर पार्ट जो है वो एक्चुअल में इंटीग्रेशन ही है। मेनली हमें इंटीग्रेशन ही करना है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि 2 स्टेप तो बड़े आसान है, 2 स्टेप तो बहुत इजी है। पहले p q आसानी से निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो भी आसानी से निकालोगे, थर्ड स्टेप आपका इंटीग्रेशन है। तो मेजर फोकस इंटीग्रेशन ही है यहाँ भी। तो इंटीग्रेशन अगर आपको आती है तो परेशानी नहीं आएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ तो ज्यादा परेशानी नहीं है। dy अपॉन में dx प्लस 3y और e की पावर माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, dy अपॉन में dx प्लस 3y और इक्वल टू वहां पे लिखा हुआ e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x ऑन कंपेयरिंग विद। बिल्कुल अगर आपको थोड़ा बहुत स्टेप याद हो गया तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले मैं कंपेयर करूंगा। ऑन कंपेयरिंग विद, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, dy अपॉन में dx प्लस का py इक्वल टू q। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो p जो है वो 3 आ जाएगा और q की वैल्यू जो है वो e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। पहला स्टेप पूरा हो गया। स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e और इंटीग्रेशन p का, इंटीग्रेशन p का। तो e इंटीग्रेशन हमें p का करना है, p कौन है 3 है, हमें 3 का इंटीग्रेशन करना है। सिंपल सी बात ये है। तो e बेटा 3 का इंटीग्रेशन होता है 3x, 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब लास्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, थर्ड स्टेप। नाउ फॉर्मूला क्या था कि y जिसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वल टू इंटीग्रेशन q की मल्टीप्लाई भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करनी है, इसका इंटीग्रेशन करना है और फिर कांस्टेंट आ जाएगा। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका था e की पावर 3x। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, फिक्स फॉर्मूले हैं। q की वैल्यू क्या है e की पावर माइनस 2 है, इसकी मल्टीप्लाई आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करनी है जो कि क्या है e की पावर 3x, इस पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस का c। y e की पावर 3x इक्वल टू, हमने सीखा है कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है बेटा, तो 3x में से 2x माइनस करना पड़ेगा तो ex बचेगा। अल्टीमेटली इसको i मानने की जरूरत नहीं है कि इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। e की पावर 3x इक्वल टू ex का इंटीग्रेशन ex होता है, ex का इंटीग्रेशन ex और प्लस का c। आप चाहो तो या तो यहीं पे छोड़ दो तो भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं, या अगर y की पावर 3x है सबको डिवाइड कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं सबको डिवाइड कर दूं तो y इक्वल टू e की पावर माइनस 2x बचेगा, क्योंकि e की पावर x से जब e की पावर 3x डिवाइड करूंगा तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो x में से 3x माइनस करोगे तो e की पावर माइनस 2x बचेगा और प्लस c e की पावर माइनस 3x। बाकी अब यहां भी छोड़ दोगे तो कोई परेशानी नहीं, आप पे डिपेंड करता है। दोनों ही आंसर सही है,
जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी देख चुके हो आप, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जल्दी से स्टार्ट करिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, A to Z सब कराऊंगा, बट मुझे लगता है कि जिसने स्टेप समझ लिया हो और शुरू के 2 क्वेश्चन समझ लिए हो, वो बाकी क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकता है। तो वीडियो को कीजिए बंद और ट्राई कीजिए इन क्वेश्चनों को। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फिर स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्टार्ट करता हूं। क्या लिखा बेटा, dy अपॉन में dx प्लस y अपॉन में x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, साफ पता लग रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाला है। स्टार्ट करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे सारे बच्चे। dy अपॉन में dx और प्लस का y अपॉन में x और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कंपेयर करते हैं बेटा, ऑन कंपेयरिंग विद। तो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के लिए हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया dy अपॉन में dx प्लस का py इक्वल टू q। अगर आप कंपेयर करो तो y के साथ क्या है, y के साथ 1 अपॉन x है, इस y के साथ क्या है 1 अपॉन x है, तो p की वैल्यू 1 अपॉन में x आ गया, और q की जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e p का इंटीग्रेशन, e p क्या है, p देखिए p क्या है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करना है। और आपको याद होगा बेटा कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है। हमने ये भी सीखा था एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाते हैं। अगर e की पावर log होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, e से log कैंसिल, आपका x बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अल्टीमेटली आपके पास x आ गया। जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपके पास x आ चुका है, क्योंकि e की पावर log इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमने डेरिवेटिव में सीखा था। तो अल्टीमेटली x बच गया, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। लास्ट स्टेप की बात करते हैं नाउ। अंतिम स्टेप मैंने क्या सिखाया था कि y की मल्टीप्लाई आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करनी है, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जब आप आओगे तो q की मल्टीप्लाई आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करनी है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है और प्लस का c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x था आपका, q क्या था आपका एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप x से करोगे क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x आया था, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है और फिर c लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स वाई ये सिंपल आ गया, एक्स स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब इसका इंटीग्रेशन और प्लस का c, तो एक्स वाई की जगह एक्स वाई आ गया बेटा, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस c। तो हियर इज द रिक्वायर्ड आंसर। वो जो आपने पहला क्वेश्चन किया था ना जिसमें आपने लेट आई किया था, केवल वही क्वेश्चन ऐसा था, थोड़ा लेंथी था, बाकी सारे क्वेश्चन बड़ा आसान है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास आई लेट करना पड़ेगा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो इस टाइप के क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो सकता है, उसमें हमने आई इसलिए लेट किया क्या, तो क्योंकि मुझे दिखा था एक्सपोनेंशियल, और जिन बच्चों ने बाय पार्ट्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी उन्हें पता होगा कि जब एक्सपोनेंशियल आ जाता है तो मोस्टली 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ जाता है, इसलिए मैंने अलग से सॉल्व किया था। बाकी क्वेश्चन में नीड नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल आ नहीं रहा, कहीं पे सिंपल एक्स वगैरह आ रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर ही सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, मेनी टाइम्स, कई बार ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूं एग्जाम के अंदर, कभी प्री बोर्ड में, कभी बोर्ड में, कभी कंपार्टमेंट के एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। dy अपॉन में dx प्लस sec x y और tan x। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं बेटा, dy अपॉन में dx प्लस sec x और इंटू में y और इक्वल टू में आपको दिया हुआ है tan x। कोई परेशानी नहीं है, साफ पता लग रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑन कंपेयरिंग विद, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था dy अपॉन में dx प्लस py इक्वल टू q। तो अगर कंपेयर कर ले तो p की वैल्यू आपको मिल जाएगी, p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, p की जगह देखो sec x लिखा हुआ है, p आपका sec x आ जाएगा, और q की जगह क्या है, तो q की वैल्यू आपके पास tan x आ गया। नाउ सेकंड स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल और p का इंटीग्रेशन करना है। तो एक्सपोनेंशियल p क्या है हमारा, p हमारा sec x है, p हमारा बेटा sec x है, तो अल्टीमेटली मुझे sec x का ही इंटीग्रेशन करना है। तो सर sec x का इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए, जो sec x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस sec x प्लस tan x, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है इंटीग्रेशन sec x का। sec x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस sec x प्लस tan x। अभी भी मैंने आपको सिखाया था कि एक्सपोनेंशियल log की वैल्यू 1 होती है, एक्सपोनेंशियल log की वैल्यू 1 होती है, तो बचा क्या sec x प्लस tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ गया वो आपका आ गया बेटा sec x और प्लस tan x। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ना। इसका इस्तेमाल हम फॉर्मूले में करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इंटीग्रेशन q की मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इसका इंटीग्रेशन और प्लस
कांस्टेंट। तो y अपनी जगह, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए अभी भी आपने निकाला था sec x प्लस टेन एक्स आया था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह sec x प्लस टेन एक्स ये एज इट इज लिखेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q क्या है, q क्या है, q देखिए टेन एक्स है, q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू आपके पास टेन एक्स है, तो q की जगह टेन एक्स लिख दूंगा, q की जगह आपका टेन एक्स आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sec x प्लस टेन एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह मैं लिखूंगा sec x और प्लस का tan x, इस पूरे का मैं करूंगा इंटीग्रेशन और लास्ट में आ जाएगा c। नाउ y मल्टीप्लाई sec x प्लस tan x, कुछ मत करना इनका, एज इट इज छोड़ देना, कुछ होगा नहीं इनका। नाउ इंटीग्रेशन बेटा sec की मल्टीप्लाई tan से होगी, तो हम मैं लिख सकता हूं sec x और tan x दोनों को एक साथ, इसको अलग कर लो, प्लस दूसरे को अलग कर लो बेटा, tan की मल्टीप्लाई tan से करोगे, tan की मल्टीप्लाई tan से करोगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x प्लस c। ये लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज रहने दो, कोई परेशानी नहीं है, sec x प्लस tan x ये आपका एज इट इज रहेगा, इक्वल टू sec x tan x, ये किसी का इंटीग्रेशन होता है, याद कीजिए sec x tan x किसका इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन होता है sec x का, क्योंकि sec का जो डेरिवेटिव है वो यही होता है। तो sec x tan x किसका इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है sec x का। बट tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, tan स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ता है sec स्क्वायर में, tan स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ता है बेटा sec स्क्वायर में, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा sec स्क्वायर, देखिए हमने क्या पढ़ा है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, है ना, ये पढ़ाया गया ना मैं, तो tan स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, y इंटू sec x प्लस टेन एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज चलते जाइए, sec x की जगह sec x, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर होता है tan का इंटीग्रेशन, और माइनस x, x किसका, x का होता है x वन का, सॉरी वन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, देखिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और वन का इंटीग्रेशन होता है x, वन का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस का c, तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, फटाफट नोट डाउन करो, और अगला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वीडियो को बंद करके एक बार ट्राई कीजिए, बाकी मैं बच्चों को कराता हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप सैम्पल पेपर में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे तो भी आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन की एक वैरायटी है, एक स्पेशल टाइप है, क्या, इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा पेपर में आ चुका है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है cos स्क्वायर x dy अपॉन में dx प्लस y इक्वल टू में tan x। तो पहले बेटा मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं जानता हूं कि मुझे सिर्फ यहां पे dy अपॉन dx चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो जो भी चीज dy अपॉन dx के साथ मुझे दिखाई दे रहा है उसको मैं सबसे डिवाइड कर दूंगा, मुझे केवल dy अपॉन dx, स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ना, पहले dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx चाहिए, इसके अलावा बाकी सब कुछ रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सबको डिवाइड करना पड़ेगा cos स्क्वायर x से, तो cos स्क्वायर से सबको डिवाइड कीजिए, ये क्या बचेगा dy अपॉन में dx, ये आएगा y अपॉन में cos स्क्वायर x और tan x अपॉन में cos स्क्वायर x। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गया बेटा, dy अपॉन में dx, आप चाहो तो cos स्क्वायर को उल्टा ले जाओ तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू में y, और ये भी ऐसे हो जाएगा sec स्क्वायर x और इंटू में tan x। कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया सबको सारी बातें। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, dy अपॉन dx है, y के फॉर्म में है, x के फॉर्म में, तो ये हमने क्या करा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, अब कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अब मैं अगर कंपेयर करूंगा तो लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग विद, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इक्वल टू में q, तो y के साथ जो होता है वो p होता है, तो p क्या है आपके पास, p आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर x, p जो है वो आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर x, और q होता है राइट हैंड साइड की तरफ, तो p तो आपके पास आ चुका है, एक मिनट बेटा, एक मिनट जल्दबाजी में नहीं लिखा, p आ गया, q क्या है आपके पास, q आपके पास है बेटा sec स्क्वायर x इंटू में tan x।
अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल और p का इंटीग्रेशन। तो एक्सपोनेंशियल p क्या है, p आपके पास sec स्क्वायर x है, p आपके पास sec स्क्वायर x है। तो क्या आप में से अधिकतर बच्चों को sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है? sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन करता है, याद कीजिए sec स्क्वायर का होता है बेटा tan x। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने कर दिया, tan x आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप क्या कहता है कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए तो आप y की मल्टीप्लाई कर देना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन q की मल्टीप्लाई कर लेना आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से dx और प्लस में c, y की जगह y आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी भी आपने निकाला है e इसकी पावर 10x इक्वल टू q। q क्या आपके पास, q है आपके पास sec स्क्वायर x और साथ में 10x, और इसकी मल्टीप्लाई q की मल्टीप्लाई आपको करनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने क्या निकाला था, वो निकाला था e की पावर 10x। इस पूरे का आपका इंटीग्रेशन करना है और लास्ट में हम c लगा देंगे। नाउ अब आप देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, तो आप इसको i मान लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आप इसको i लेट कर लो बेटा, इसको आप i लेट कर लो, अलग से सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना, इसको i लेट कर लेते हैं, अलग से सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो i क्या है आपके पास, i आपके पास आ गया sec स्क्वायर x इंटू में 10x और e की पावर 10x। इस पूरे का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो लेट मैं 10x को t मान लूंगा। 10x को t क्यों मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। 10 का डेरिवेटिव अगर 10 को t मान लूं, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, t बचेगा और e की पावर t बचेगा, उसको तो इंटीग्रेशन कर ही सकता हूं बाई पार्ट से। तो 10x को डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा sec स्क्वायर x, t का आ जाएगा dt अपॉन में dx। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो dx यहां जाएगा और dt अपॉन में sec स्क्वायर x नीचे आ गया। sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 10t को आपने t माना था, इनटू में e की पावर t और साथ में dt। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो बाई पार्ट्स का इस्तेमाल करूंगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। बाई पार्ट्स लगाता हूं बेटा। तो बाई पार्ट्स में क्या रूल है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर इस पूरे का वोल इंटीग्रेशन। नाउ t की जगह t, e की पावर t का इंटीग्रेशन, e की पावर t, e का इंटीग्रेशन e होता है माइनस इंटीग्रेशन, बेटा t का डेरिवेटिव 1 होगा, t का डेरिवेटिव 1 होता है, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे t का डेरिवेटिव 1, छोड़ दो इसे, e की पावर t और dt बच गया। तो t इंटू ई की पावर t और माइनस e की पावर t, t की वैल्यू वापस रख दोगे, t की वैल्यू क्या था, 10 को आपने t माना था तो 10x, e की पावर 10x और माइनस e की पावर 10x। ये आ गया ओवरऑल, कहने का मतलब आपके पास ये सिचुएशन बन गई। वापस हम वहीं पहुंचते हैं जहां हमने i लेट किया था। नाउ y इंटू में क्या था, y इंटू ई की पावर 10x था, y इंटू ई की पावर 10x, e की पावर 10x इक्वल टू में जो भी था सुना आपने y लेट किया, i लेट किया था, और i की वैल्यू आपके सामने है तो आप लिख सकते हो 10x इंटू ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x और प्लस का c। जैसे कि आप देख रहे हो कि बेटा e की पावर 10x और e की पावर 10 दोनों में कॉमन है, तो आप एक काम करो सबको डिवाइड कर दो e की पावर 10x से। e की पावर 10x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जो मोस्टली चीज़ों में होती है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो e की पावर 10x आप सबको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करोगे तो आप y बचेगा यहाँ पर, ये कैंसिल होकर आपके पास 10x बचेगा, माइनस का आपके पास 1 बचेगा और प्लस c e की पावर माइनस 10x बचेगा, क्योंकि डिवाइड करोगे तो वो ऊपर आ जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है ये जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भी आपको यही करना पड़ेगा, पहले आप x से डिवाइड करोगे ताकि आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं कराता हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्या आपने ट्राई कर लिया बेटा? चलिए बाकी बच्चों को मैं कराता हूं। x dy अपॉन में dx प्लस 2y और x स्क्वायर लॉग x। पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि x पहले आ रहा है, तो x से सबको डिवाइड करना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 है x dy अपॉन में dx और प्लस का, एक मिनट बुक ले लूं, प्लस का आपके पास है 2y और इक्वल टू में आपको दिया हुआ है x स्क्वायर लॉग x। तो पहले आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि x एक्स्ट्रा दे रखा है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में dy अपॉन dx था सिंपल, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका एक्स्ट्रा है, तो पहले सबको आप x से डिवाइड कर दीजिए ताकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट के लिए x से डिवाइड कीजिए, x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा dy अपॉन में dx,
x से डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन में x, साथ में y, और x से डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, x log x बचेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद। चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म आपका dy अपॉन में dx होता है, प्लस का आपका py होता है इक्वल टू q। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, y का कोफिशिएंट क्या है? 2 अपॉन में x, तो आपका जो p होगा वो 2 अपॉन में x आ जाएगा, और q होगा राइट हैंड साइड में, तो जो कि है x log x। नाउ वापस आते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला था एक्सपोनेंशियल और p का इंटीग्रेशन। तो एक्सपोनेंशियल p क्या आपके पास? p आपके पास है 2 अपॉन में x, आपको 2 अपॉन x का इंटीग्रेशन करना है। तो e की जगह e, बेटा 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लोगे, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे, बचेगा क्या? 1 अपॉन में x। 2 कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर आ गया, 1 अपॉन x बचा, और 1 अपॉन x इंटीग्रेशन log x। अब हमें पढ़ाया क्या गया है कि सर log से पहले कुछ भी संख्या उसे पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये जो 2 है ये आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो e log x स्क्वायर, और हम जानते हैं e log की वैल्यू 1 होती है, e log की वैल्यू 1 होती है, e log की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा x स्क्वायर। तो लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया x स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही हम थर्ड स्टेप की ओर चल सकते हैं। तो थर्ड स्टेप आपके क्या है कि सर थर्ड स्टेप में हम y की मल्टीप्लाई करते हैं, y की मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इंटीग्रेशन q लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस का c। तो y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने अभी निकाला था जो कि x स्क्वायर था, इक्वल टू q। q क्या आपके पास? q की वैल्यू ये देखिए, q की वैल्यू आपके पास है x log x, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ जो कि आपके पास x स्क्वायर है, इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस का c। नाउ ये आ गया बेटा x स्क्वायर y इक्वल टू x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x क्यूब, तो x क्यूब इनटू में log x, इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस c। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देता हूं, ये फर्स्ट आ गया, और इसको i लेट करके हम अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो लेट i, मैंने इसको i लेट कर लिया, x क्यूब इंटू लॉग एक्स। अब बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, बाई पार्ट्स के हिसाब से जो आपने आई लेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आई लेट, इस हिसाब से लॉगरिथम पहले आता है, तो लॉग आपका जो होगा पहला फंक्शन होगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके फॉलो करता हूं। रूल क्या है? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर से वोल इंटीग्रेशन। नाउ वापस आते हैं, i इक्वल टू लॉग एक्स एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस लॉग एक्स का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन एक्स इंटू में एक्स क्यूब का आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 और ये dx आ गया। i इक्वल टू लॉग x इंटू में x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस एक x से एक x कैंसिल, क्यूब बचेगा, 1 अपॉन 4 बाहर निकाल लीजिए, x क्यूब बचा, x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन में 4 अगेन वापस आ गया। तो i इक्वल टू आ गया लॉग x इंटू में x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस x की पावर 4 अपॉन में 16। तो ये सिचुएशन जो है वो आपका आ गया i की वैल्यू। अब i की वैल्यू आने के बाद वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने i को लेट किया था। तो वो क्या था? इक्वेशन 1 क्या था आपके पास? इक्वेशन 1 ये रहा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई था और राइट हैंड साइड पे आई लेट किया था। आई की वैल्यू आपके सामने है, तो मैं लिख सकता हूं लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस एक्स की पावर, सॉरी एक्स की पावर 4 है ये, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4, एक्स की पावर 4 अपॉन में 16 और प्लस का सी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर या तो आप एलसीएम ले लो, 16 का आपका वगैरह एलसीएम आ जाएगा, या आप एक्स स्क्वायर सबको डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो आप चाहो तो एक्स स्क्वायर से सबकी डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करोगे, नहीं करोगे तो आप यहीं छोड़ दोगे, अगर आप नहीं करोगे तो आप ऐसे आंसर निकालोगे। देखो दो सिचुएशन है बच्चों के पास, पहला सिचुएशन कॉमन ले लो, एक्स की पावर 4, देखिए एक्स की पावर 4 दोनों के पास है, एक्स की पावर 4 दोनों के पास है, अपॉन में 4 भी दोनों के पास है, तो क्या बचेगा? ये बचेगा लॉग एक्स और माइनस 1 अपॉन में 4, एक तो ये बचेगा, सिचुएशन ये है। दूसरा अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर सबको डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वाई, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इन, और साथ में आ जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में 4 और प्लस में सी एक्स की पावर -2। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और आप चाहो तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ये सिचुएशन भी ला सकते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो।
और अगर आप एनसीईआरटी का आंसर मैच करना चाहते हैं, एज इट इज मैच करना चाहते हो, तो आप एक काम करिए, आप इनका एलसीएम ले लीजिए, है ना, ये तो कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, अगर आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मॉडुलस x या x माइनस 1 और प्लस सी एक्स की पावर माइनस 2, 4 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 4 log x माइनस 1 और प्लस सी एक्स की पावर माइनस 2। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ छोड़ सकते हो, ये सब आंसर करेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स कहीं नहीं कटते। मेन ये है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट कर पाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहीं पे एक्चुअल में कन्वर्ट हो चुका है। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि ये पूरा सॉल्व करते हैं यहाँ तक और कई बार यहीं पे छोड़ देते हैं। तो अगर आप पूरा सॉल्व कर सको तो बहुत बढ़िया, वरना यहाँ भी छोड़ दोगे तो फर्क क्या है, दोनों एलसीएम तो लिया आपने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम ही तो लिया, 4 का एलसीएम लेके 16 हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है भाई साहब, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा x log x को रिमूव करने के बाद। यहां से हमें x log x रिमूव करना पड़ेगा, तभी जाके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x log x और इनटू में dy अपॉन में dx प्लस का y और इक्वल टू में 2 अपॉन में x log x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें x log x से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो x log x से सबको डिवाइड करोगे तो dy अपॉन dx बचेगा, ये आ जाएगा y अपॉन में x log x बचेगा ये पूरा, और इक्वल टू में 2 अपॉन में x log x तो पहले ही था, आपने इसको डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड किया, x log x से डिवाइड किया, तो log x से log x आपका कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन में dx प्लस y अपॉन में x log x, ये तो एज इट इज रहेगा, 2 और x की मल्टीप्लाई x से करोगे x स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, आप इसे कंपेयर कर सकते हो। तो ऑन कंपेयरिंग विद, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं बेटा, कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू जो होगी वो y के साथ कॉफिशिएंट होता है, तो p आ जाएगा, y का कॉफिशिएंट क्या है 1 अपॉन में x log x, ये y का कॉफिशिएंट है, और q होता है राइट हैंड साइड में, तो 2 अपॉन में x स्क्वायर। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन करना पड़ता है p का, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे p क्या है आपके पास x log x का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, बड़े मजेदार बात है यहाँ पर, आपको पता होगा कि log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में x, तो log x को t लेट कर लेंगे जैसे करते हैं ना। अब ये मर्जी है, आप रफ में दिखा सकते हो, चाहो तो रफ में दिखा दो, वरना नीड नहीं है, आपको डैक पता है, जैसे मुझे डैक पता है मैं डैक लिख सकता हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप पेपर में मत करना, क्योंकि टाइम आपका बहुत सारा बचाना होता है बेटा, क्योंकि 3 घंटे के अंदर पेपर पूरा करना है, मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, लेकिन अगर आपको डैक पता है तो आप डैक कर सकते हो। तो आइए क्या करते थे, log x को अगर मैं t लेट कर लूं, ध्यान से देखना बेटा, log x को t लेट कर लूंगा तो 1 अपॉन x इक्वल टू dt अपॉन में dx हो जाएगा, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी x dt। तो x से x आप कैंसिल कर सकते हो, x से x आप कैंसिल कर सकते हो भाई, ये x और ये x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, x और x तो कैंसिल हो गया, अब बचेगा 1 अपॉन log x, और 1 अपॉन log x का मतलब क्या है 1 अपॉन t, और 1 अपॉन t का मतलब क्या है log मॉडुलस t, यही मतलब है ना, log t किसको माना था, t हमने माना था log को, तो log और log x बचेगा, log और log x बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें, इस पूरे का इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया, log और log x, ये आया बेटा टोटल ओवरऑल। तो e और log की वैल्यू 1 होती है, e की पावर log है तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, e log 1 हो गया, बचेगा क्या आपके पास log x, तो दैट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है log x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि जैसे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए, आप y की मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इंटीग्रेशन q की मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, साथ में dx और प्लस का c। नाउ y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सर क्या निकाला था आपने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका log x आया था, q क्या था आपके पास, q था सर जी 2 अपॉन में x स्क्वायर, 2 अपॉन में x स्क्वायर, और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था log x। इस पूरे का इंटीग्रेशन करके हमको आंसर निकालना है। तो या तो आप एक काम करिए कि log x को फिर से t मान लीजिए, log x को फिर से t मान लीजिए, अगर उससे फायदा होता है तो, अगर नहीं होता है तो फिर आपको बाई पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो y log x ये एज इट इज 2 आ गया बाहर,
और साथ में इसको आप ऊपर ले जाओ तो x की पावर -2 और इनटू में log x dx प्लस सी। तो आई थिंक बाय पार्ट सी लगाना पड़ेगा आपको। इसे आई लेट कर लीजिए, इसे आप आई लेट कर लीजिए और साइड में सॉल्व कीजिए। आइए लेट आई, हमने आई लेट कर लिया। आई किसको लेट किया? x की पावर -2 और log x को आई लेट कर लिया। तो आई इसके हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। अब फॉर्मूला हमें पता है, पहले होता है फर्स्ट, पहले क्या होता है? फर्स्ट क्या आपके पास? log x। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x की पावर -2 dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव होगा log x का और इंटीग्रेशन होगा x की पावर -2 का और इस पूरे का फिर वोल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो log x की जगह log x, इसमें क्या करोगे? x की पावर -1 अपॉन में -1 माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x की पावर -2, अभी मैंने इंटीग्रेशन करके आपको बताया कि x की पावर -1 अपॉन में -1 बचेगा, dx बचेगा। ओवरऑल करने का मतलब ये है, ओवरऑल क्या गया? ये माइनस का log x आ गया और x की पावर -1 है तो अपॉन में x आ जाएगा माइनस। अब एक बात बताइए, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए। ये x की पावर -1 है, ये भी अपॉन में आ जाएगा, तो क्या बचा? 1 अपॉन में x स्क्वायर बचा। और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कैसे करेंगे, माइनस log x अपॉन में x। बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटीग्रेशन आपको x की पावर -2 का करना है। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या करोगे? x की पावर -2 में +1 ऐड कर लोगे तो -1 अपॉन में -1, ये अपॉन में आ जाएगा तो -1 अपॉन में x आ गया। तो ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो मुझे मिला वो मिला -1 अपॉन में x। वापिस जाते हैं जहां पर हमने लेट 1 किया था, जो फर्स्ट इक्वेशन था आपका, ये पहला इक्वेशन था आपका। y log x एज इट इज रहेगा, y log x एज इट इज है, 2 की जगह 2, आपने i लेट किया था, i की वैल्यू आपके सामने है। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? log x अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x और प्लस का c। नाउ अब या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या log x से सबको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में किया है। तो आप log x सबको डिवाइड कर दीजिए अगर डिवाइड करना चाहो, बाकी आप यहां भी छोड़ दोगे तो दिक्कत नहीं है। बाकी आप log x से डिवाइड करना चाहो तो log x से सबको डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू क्या बचेगा? -2 log x प्लस 1 अपॉन में x और प्लस का c log x इसकी पावर -1। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नंबर 8 पे आते हैं। 1 + x² dy 2x, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की तलाश थी मुझे बहुत देर से, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। बहुत देर से मुझे तलाश थी इस क्वेश्चन की कि कब आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत खास क्वेश्चन है, हर बच्चा ध्यान से देखना बच्चों। 1 + x² और साथ में आपको दिया हुआ है dy और प्लस 2xy dx इक्वल टू cot x और dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले dy/dx चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा मुझे। तो dy/dx कैसे लाऊंगा? एक काम करते हैं, पहले मैं सबको 1 + x² से डिवाइड कर देता हूं ताकि dy बचे। तो सबको 1 + x² से डिवाइड करोगे तो dy बचेगा। ये आपका 2xy अपॉन में 1 + x² dx बच गया, इक्वल टू में cot x अपॉन में 1 + x² और ये dx बच गया। नाउ अब मुझे dy/dx चाहिए, dy तो मिल गया लेकिन dx नहीं मिला, तो मैंने dx से भी सबको डिवाइड करा। अगर मैं dx से सबको डिवाइड करूं तो dy अपॉन में dx प्लस का 2x अपॉन में 1 + x²। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो y है ना, इसको मैं बाहर लिख देता हूं। वैसे आप नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही छोड़ दो तो भी कोई परेशानी नहीं है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दिखा दोगे तो ज्यादा बेहतर है, ताकि आप क्लियरली बता सको कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इक्वल टू ये dx आपका रिमूव हो जाएगा क्योंकि आपने dx सबको डिवाइड किया है, तो ये आ जाएगा cot x अपॉन में 1 + x²। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए वो हमारे सामने है। तो ऑन कंपेयरिंग विद अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकता हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म था आपका dy अपॉन में dx प्लस का py इक्वल टू q। तो अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको एक तो p मिल जाएगा, p क्या मिला आपको? p मिला आपको 2x अपॉन में 1 + x² और q जो होगा वो होगा cot x अपॉन में 1 + x²। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन, हम p का इंटीग्रेशन करते हैं। एक्सपोनेंशियल p क्या आपके पास? p देखिए, p आपके पास है 2x
अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद होगा बेटा मैंने इंटीग्रेशन में आपको एक बात बताई थी कि अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है जो कि न्यूमरेटर में अवेलेबल है। अगर नीचे का डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल होता है तो डायरेक्ट हम लॉग में कन्वर्ट कर लेते थे। इंटीग्रेशन में हम लॉग और साथ में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचता था, आपको याद होगा इस चीज। ई और लॉग की वैल्यू 1 होती है, ई और लॉग की वैल्यू 1, तो बचा क्या आपके पास बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो का आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। नाउ अब हम फॉर्मूले की बात करेंगे, जो हमारे पे फॉर्मूला था y की मल्टीप्लाई आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करनी है। इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू सॉरी बेटा, q की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करेंगे dx और प्लस का c, तो y इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू q क्या था आपके पास, q था cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q था cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करनी है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था। इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे और प्लस सी। अब एक चीज देखिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या y और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में आपको इंटीग्रेशन करना है कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस साइन एक्स। बेटा कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस साइन एक्स और प्लस का c। या तो आप यहीं छोड़ दो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर सबको डिवाइड कर सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सबको डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ y बचेगा, यहाँ आपका बचेगा लॉग साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आप पे डिपेंड करता है भाई, कई बच्चे क्या करते हैं यहीं छोड़ देते हैं तो भी उनको नंबर पूरे मिलते हैं, कई बच्चे इसको पूरा डिवाइड करते हैं तो भी उनको पूरे नंबर मिलते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस प्रकार करना चाहते हो, और अच्छा करना चाहते हो तो और एक काम करो, इसको ऊपर ले आओ, तब एनसीईआरटी का आंसर आपका एज इट इज मिल जाएगा, जो एनसीईआरटी के पीछे दिया होगा वो आंसर भी आपका एज इट इज मिल जाएगा, इसको ऊपर ले आओ। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, ऊपर ले आए ना तो पावर माइनस में आ जाएगा, इनटू में लॉग मॉडुलस में साइन एक्स और प्लस का c, इसको भी आप ऊपर ले आओ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर -1। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ये आपका एनसीईआरटी का एज इट इज आंसर मैच कर जाएगा। बाकी आप चाहो तो यहां भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी छोड़ दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, मार्क्स पूरे मिलते हैं, बट अगर आपको आंसर पता हो तो आप पूरे एंड तक चलना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपके पास, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, x dy अपॉन dx, साफ पता लग गया कि x से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, x को हटाना पड़ेगा और बाकी जैसा है वैसे ही लिखेंगे, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे आप एक क्वेश्चन में कर चुके हो। तो चलिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कुछ इस प्रकार है, x dy अपॉन में dx प्लस का y माइनस का x प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए काम करिए, x dy अपॉन dx, अभी तो इसे ऐसे रहने दीजिए, इसमें और इसमें आपको देखो कॉमन मिल जाएगा y, क्योंकि आपको पता है कि dy अपॉन dx के साथ अगला स्टेप y वाला भी चाहिए, याद है ना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, dy अपॉन dx और साथ में अगला स्टेप मुझे y वाला भी चाहिए। तो इन दोनों में मुझे कॉमन देखो y मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मुझे y मिल रहा है, तो y कॉमन ले लूंगा और जो x है उसे हम RHS में भेज देंगे, क्योंकि RHS में x के फॉर्म में पाया जाता है, RHS हमेशा x के फॉर्म में पाया जाता है। तो इन दोनों में मैंने y कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा x cot x, और ये जो माइनस का x है ये राइट हैंड साइड में आपके प्लस का x हो जाएगा। अब x से सबको डिवाइड करोगे, सभी को x से डिवाइड करोगे तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, तो x से डिवाइड कीजिए, dy अपॉन में dx प्लस का y, ये आ जाएगा 1 अपॉन में x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो cot x बचेगा और x से x कैंसिल होकर 1 बचेगा। समझ में आ गया बेटा, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कन्वर्ट कर लिया। पहले मैंने y कॉमन ले लिया, इन दोनों में से मैंने y कॉमन ले लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि dy अपॉन dx के साथ मुझे y के स्टैंडर्ड फॉर्म भी चाहिए, और जो x अकेला था उसको मैंने राइट हैंड साइड पे भेज दिया। अब dy अपॉन dx का एक्स्ट्रा कौन है, x, इस x को हटाना पड़ेगा पहले, तो x से सबको डिवाइड कर दिया। नाउ अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब आप ध्यान से देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है, dy अपॉन dx है, पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर y है और इक्वल टू में x है। अब स्टार्ट कर सकते हैं बेटा ऑन कंपेयरिंग विद, अब स्टेप आप स्टार्ट कर सकते हो ऑन कंपेयरिंग विद, तो आप कंपेयर करोगे dy अपॉन में dx प्लस का py इक्वल टू q से, तो p की वैल्यू आपको मिल जाएगा, p जो होगा y के साथ होगा, y का कोफिशिएंट होगा, तो y का कोफिशिएंट ये रहा, तो p की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन x प्लस का cot x, ये p की वैल्यू है, और q की वैल्यू जो है वो 1 है क्योंकि RHS में है।
अब हम निकालेंगे बेटा अगला स्टेप, जो कि हमारा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगता है एक्सपोनेंशियल और p का इंटीग्रेशन। तो एक्सपोनेंशियल की जगह एक्सपोनेंशियल, इंटीग्रेशन करेंगे p का। p क्या है? p आपके पास ये है, ये पूरा p है, तो लिखेंगे 1 अपॉन में x प्लस कॉट x। हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है बिना टेंशन लिए, तो e की जगह e रहेगा। अब इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस x, और cot x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log मॉडुलस sin x, log मॉडुलस sin x। और मैंने आपको डेरिवेटिव में log का कॉन्सेप्ट समझाया था कि log a प्लस log b, log a प्लस log b log a b में कन्वर्ट हो जाता है सॉरी बेटा। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो अभी चल रहा है एक्सपोनेंशियल, log की जगह log रहेगा, ये log a प्लस log b जो है वो log a b में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं log sin x बचेगा। अब e की log की वैल्यू 1 होती है, e और log की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचेगा? x sin x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ अब ये सब आने के बाद हम थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप लगाते हैं कि y की मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इक्वल टू में इंटीग्रेशन q की मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इस पूरे का करते हैं इंटीग्रेशन और प्लस कांस्टेंट। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? तो x sin x, ये x sin x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। q याद कीजिए, q जो था 1 था, q की वैल्यू देखिए 1 है, q की वैल्यू 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, 1 की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? तो x sin x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और dx प्लस c, अल्टीमेटली मुझे इसको सॉल्व करना है। तो y ब्रैकेट में x sin x आ गया, और मुझे इंटीग्रेशन करना है x sin x का, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा प्लस का c। आप चाहो तो इसे अलग से सॉल्व कर सकते हो, आई मान के इसको अलग से सॉल्व कर लो, चाहो तो यहीं पे सॉल्व करना चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर लो। मैं इसे फर्स्ट मान लेता हूं और इसको मैं चाहता हूं मैं अलग से सॉल्व करूं, इसको मैं आई मान के चलता हूं, ठीक है बेटा? इसको मैंने आई मान लिया, मैं अलग से सॉल्व करता हूं। लेट आई इंटीग्रेशन करना है x sin x का, और आइलेट वाला कॉन्सेप्ट या बाय पार्ट जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको पता है आइलेट का एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे हम लोग, कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं। तो आइलेट इसके हिसाब से जो अर्थमेटिक होगा ये पहला फंक्शन होगा, और जो ट्रिग्नोमेट्री होगा वो उसके बाद का फंक्शन होगा, तो ये सेकेंड फंक्शन होगा। अब रूल क्या कहता है कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यही पढ़ा था ना हमने। और इस पूरे का वोल इंटीग्रेशन, इस पूरे का वोल इंटीग्रेशन, x की जगह x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस का cos x, और ये आ गया dx। ओवरऑल आ गया ये माइनस का x cos x, माइनस और माइनस आप प्लस कर सकते हो, cos का इंटीग्रेशन करोगे आपका sin x आ जाएगा। तो ये देखिए ये आपके आई की वैल्यू आ गई ना। वापस हम वहीं चले जाएंगे, वापस हमने जब ये था ना फर्स्ट आपका, वापस यहीं आ जाएंगे, इसकी वैल्यू आपने निकाली, इसको आइलेट किया था आपने, इसकी वैल्यू निकाल चुके हो आप, तो वापस आप आ सकते हो। तो फिर अगेन y और x sin x, ये था आपका y x sin x, और इक्वल टू में से आइलेट किया था आपने, आई की वैल्यू क्या आया? माइनस x cos x प्लस का sin x और प्लस का c। आप चाहो तो यहां छोड़ सकते हो, या मैं बार बार कहता हूं कि y को छोड़ दो और बाकी x sin x से सबको डिवाइड कर दो, x sin x से सबको डिवाइड कर दो, तो x sin x से डिवाइड करोगे तो ये y आ जाएगा, इक्वल टू माइनस x cos x को डिवाइड करूंगा x sin x से, ऐसे ही sin x को दोबारा डिवाइड करूंगा x sin x से, और c को भी डिवाइड करूंगा बेटा x sin x से, सबको मैंने x sin x से डिवाइड कर दिया। तो y इक्वल टू x से x कैंसिल, माइनस का cos अपॉन में sin, cos अपॉन में sin होता है बेटा cot x, प्लस sin से sin कैंसिल, 1 अपॉन में x बचेगा, और प्लस का c अपॉन में x sin x। तो बच्चों ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, ठीक है बेटा? समझ में आ गया? कोई देखिए किसी भी क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, सिर्फ पता है दिक्कत क्या आती है, मैं आपको बता दूं, एज ए स्टूडेंट आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में रिकॉर्ड है सीबीएसई का या बाकी बोर्डों का, कभी भी ये लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में देते नहीं, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक बार आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आपको किसी क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मेन दिक्कत आती है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर आप थ्रू ऑन जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ओ हो आ गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, बहुत देखिए, बहुत एक एनसीईआरटी की यही खासियत है, हर एक क्वेश्चन में कुछ खास है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में कुछ खास है। अब 9 आपने कर लिया तो जो नहीं आप 10 कर पाओ, इसमें भी आपको दिक्कत आएगी, हल्का सा हिंट मिल जाएगा फिर आप कर लोगे। ये एनसीईआरटी की खासियत है, हर एक क्वेश्चन में कुछ खास बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके पास
वो कुछ इस प्रकार से है, x प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1। अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं जानता हूं कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स को यहीं छोड़ दूंगा, इक्वल टू 1, ये अपॉन में आ जाएगा x प्लस वाई। लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स तो आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स तो आ गया, जो चाहिए था वो आ गया, बट डी वाई अपॉन डी एक्स के बाद क्या चाहिए, पी के वाई के फॉर्म में चाहिए था, वाई नहीं आ रहा, और इक्वल टू में एक्स के फॉर्म में चाहिए, वो भी नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या करूं। तो दूसरा ऑप्शन बचता है कि जो आरएचएस में ना, इसका हम रेसिप्रोकल करके देखते हैं। रेसिप्रोकल करके देखना कमाल क्या होता है। हमने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी dx अपॉन में dy कर दिया, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। आपको कुछ समझ में आया अब तक? dx अपॉन में dy, आप x को इधर ले आओ, माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अब ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको रूल बताया था, याद कीजिए, कॉन्सेप्ट में सबसे लास्ट में बताया था कि जरूरी नहीं है बेटा कि आपको हमेशा dy अपॉन dx में मिले, आपको dx अपॉन dy भी मिल सकता है। जैसे कि आप देखिए इस क्वेश्चन में हमने पहले इसको अपॉन में भेज दिया, अब ये कुछ नहीं हो सकता, अगर आप dy अपॉन dx लेके चलोगे आप कुछ कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन का। हमने रेसिप्रोकल करके देख लिया, रेसिप्रोकल करा, प्लस का x माइनस हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जो मैंने आपको रूल नंबर 3 बताया था, जो वीडियो के जो स्टार्टिंग में बताया था ना, कॉन्सेप्ट बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपको dy अपॉन dx मिले, आपको dx अपॉन dy भी मिल सकता है। आपको dx अपॉन dy मिल गया, मैंने कहा था dx अपॉन dy होगा तो यहाँ x होगा, और इधर जो होगा वो y के फॉर्म में होगा, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ऑन कंपेयरिंग विद, अब बिल्कुल एक एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपको वेरिएबल चेंज करना है। ऑन कंपेयरिंग विद, यहां गलती होने के चांस होते हैं। कंपेयरिंग विद क्या कंपेयर करेंगे, dx अपॉन में dy प्लस का px होता है और इक्वल टू q होता है। तो यहां से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी, जो x का कोएफिशिएंट होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है तो -1 है, तो -1 आपका x का कोएफिशिएंट हो गया, q जो राइट हैंड साइड में है, यानी आपका y आ गया। उसके बाद आप निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p और dy के रिस्पेक्ट में, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p क्या है आपके पास -1 का आपको इंटीग्रेशन करना है। एक्सपोनेंशियल -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x होगा, -1 का इंटीग्रेशन -x हो गया, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते ही हम थर्ड रूल लगाते हैं। याद कीजिए, यहां x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। याद करो बेटा, वेरिएबल चेंज हो चुका है। अब तक हम y की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करते थे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ा होगा, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो dx अपॉन dy के फॉर्म में हो, जो dx अपॉन dy के फॉर्म में हो, तो वहां पर आपको y नहीं x लिखना है, वेरिएबल चेंज करना है। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q की मल्टीप्लाई भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करना है, और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, प्लस का c। तो x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर माइनस x है। q क्या है आपके पास, q जो है वो y है। देखिए q जो है वो आपके पास y है, q y है ना, q की वैल्यू आपके पास y थी, जी हाँ, q आपके y है, और इसकी मल्टीप्लाई e की पावर माइनस y, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही आया था आपके पास, e की पावर माइनस, क्या लिख दिया है, कुछ गलत लिख दिया बेटा, y, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां कुछ गलत लिखा है, सॉरी, ये y के रिस्पेक्ट में एक गलती हो गई बेटा। देखो मैंने y के रिस्पेक्ट में करना था, देखो ये गलतियां होती है ना, y के रिस्पेक्ट में करना था, और y के रिस्पेक्ट में मैंने x लिख दिया जल्दबाजी में, तो y के रिस्पेक्ट में माइनस y आएगा बेटा, y के रिस्पेक्ट में बच्चे मेरे माइनस y आएगा बेटा, y के रिस्पेक्ट में माइनस y आएगा। तो ये गलती हो गई थी, ठीक कर लेना। आप p का 1 का डेरिवेटिव, जो -1 है ना, -1 का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में करो, तो माइनस y आएगा, x नहीं आएगा। तो ये गलती हो गई, ठीक कर लेना आप। y इंटू माइनस e की पावर माइनस वाई, और इसका इंटीग्रेशन और प्लस का c, तो इसको आप i मान लो, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये आपका i हो गया। i को अलग से सॉल्व कर सकते हैं, लेट i को सॉल्व करते हैं, इक्वल टू y और e की पावर माइनस वाई और dy। आइलेट के हिसाब से ये पहला होगा और ये आपका दूसरा होगा, तो आइलेट का फॉर्मूला लगाएंगे बाई पार्ट्स का। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का वोल इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में। e की y ऐसी रहेगा बेटा, y की जगह y लिख दोगे आप, y की जगह y रहेगा, e की पावर माइनस वाई, और -1 का माइनस y का डेरिवेटिव -1 माइनस बेटा y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव 1, इसको छोड़ दो आप, e की पावर माइनस वाई अपॉन में -1 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन दोबारा करोगे तो ई की पावर माइनस वाई अपॉन में -1 ये आ जाएगा, माइनस माइनस का y ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई। तो इंटीग्रेशन करके ये सिचुएशन बन गई। नाउ अगेन वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट मान था x और e की पावर माइनस वाई, x और मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस वाई इक्वल टू, आपने आई लेट किया था, i क्या आया माइनस वाई
e की पावर माइनस वाई माइनस e की पावर माइनस वाई और प्लस का c। अब देखिए e की पावर माइनस वाई यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो e की पावर माइनस वाई से सबको डिवाइड कर दीजिए। सबको डिवाइड कर दोगे तो ये तो x बचेगा, यहां माइनस वाई बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा c और अपॉन में e की पावर माइनस वाई। आपने डिवाइड किया है, इसको राइट हैंड साइड पे ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो x माइनस का आपका प्लस वाई हो जाएगा, माइनस का आपका प्लस 1 हो जाएगा। इस पावर को आप ऊपर ले जाओगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें वेरिएबल का खेल खेला जा रहा है आपसे। यहाँ अक्सर आप क्या करते थे, dy अपॉन dx की आपको आदत पड़ी हुई, लेकिन यहाँ पे उल्टा गेम खेल लिया, dx अपॉन में dy। और ये चीज मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि dy अपॉन dx आए, dx अपॉन dy भी आ जाता है क्वेश्चन में, जैसे आपने इसमें देखा। और आगे के 2-3 क्वेश्चन जो आप करने वाले हो, आप ट्राई कीजिए इन क्वेश्चनों को, आप इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए बेटा। ये सारे क्वेश्चन, ये जो आपको 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो dx अपॉन dy से ही होगा। अब तक आपने dy अपॉन dx किया, अब dx अपॉन dy से होगा। तो ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको कराता हूं। चलिए बाकी बच्चों को मैं करा देता हूं। आपके पास है y dx, बिल्कुल वही करना पड़ेगा आपको जो मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको dy अपॉन dx नहीं मिलने वाला, आपको यहां पर dx अपॉन dy मिलने वाला। फर्क केवल वेरिएबल का है, स्टेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल आपको केवल वेरिएबल को ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है यहां पर, और क्वेश्चन नंबर 11 जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि y dx x माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी बेटा, ये है y dx प्लस x माइनस का y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो पहले मैं, ज्यादा ऑप्शन है ही मेरे पास, पहले मैं dy अपॉन dx निकाल लेता हूं। तो एक काम करो कि आप x माइनस का y स्क्वायर dy आप यहीं छोड़ दो, और ये प्लस का जो है ये आपका माइनस का हो जाएगा y dx। समझ में आ गया बेटा? ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, इसे राइट हैंड साइड पे उठा के ले आया मैं। dy अपॉन में, dx को अपॉन में ले आओ, तो dx इक्वल टू माइनस वाई, और ये अपॉन में आ जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर। अब आप ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि आप देखिए अगर आप सिंपल इस तरह से dy अपॉन dx लेके चलोगे तो ये किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या है कि रेसिप्रोकल करके देख लो, एक बार ट्राई कर लो कि भाई रेसिप्रोकल करके, ऐसे पेपर में भी करना है। मान लीजिए आपने dy अपॉन dx निकाल लिया, अब मुझे तो नहीं पता, अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, वहां तो नहीं पता बताने वाला ना कोई, तो आप करना क्या, जैसे dy अपॉन dx निकाल लिया, आपको अब दिख रहा है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेना। रेसिप्रोकल करके आपको पता लग जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूं, dx अपॉन में dy इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस वाई अपॉन में माइनस वाई। रेसिप्रोकल कर दिया बेटा दोनों का, dx अपॉन में dy माइनस का x अपॉन में y एज इट इज, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, y से y कैंसिल, तो y बचेगा। माइनस का लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो dx अपॉन में dy प्लस का x अपॉन में y इक्वल टू y। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अगर dx अपॉन dy होना चाहिए तो यहाँ पे x होना चाहिए और इधर y होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, वेरिएबल के बाद dx अपॉन dy लेके चलना है। तो ऑन कंपेयरिंग विद, अब मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था वीडियो के। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, dx अपॉन में dy प्लस का px इक्वल टू q। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो p क्या होगा, जो x का वेरिएबल है, x का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट है 1 अपॉन y, x का कोफिशिएंट है 1 अपॉन में y, 1 अपॉन में y, और q जो होगा वो राइट हैंड साइड पे होगा जो कि y है। नाउ अब निकालूंगा बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल, और p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ इंटीग्रेशन की जगह एक्सपोनेंशियल की जगह एक्सपोनेंशियल, इंटीग्रेशन p, सर p क्या है, p आपका 1 अपॉन y है, p आपका 1 अपॉन y है, और साथ में dy इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन y आपका बन जाएगा लॉग मॉडुलस का y। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि e और एक्सपोनेंशियल लॉग की वैल्यू 1 होती है, तो इस हिसाब से आपके पास केवल y बचेगा। जी हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका y बच गया। नाउ अब लास्ट स्टेप आते हैं जिसमें हम x की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इक्वल टू में इंटीग्रेशन q की मल्टीप्लाई भी करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इसका इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और प्लस का c आ जाएगा। तो x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, y आया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका y आया था, इक्वल टू q क्या है आपके पास, सर q क्या है, देखिए q की वैल्यू आपके पास y है, q की वैल्यू भी आपके पास y है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपका y ही आया था। तो y की मल्टीप्लाई y से इसका इंटीग्रेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा।
तो एक्स वाई इक्वल टू ये आ गया वाई स्क्वायर, वाई की मल्टीप्लाई वाई से वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस का सी आ जाएगा। एक्स वाई बेटा वाई का इंटीग्रेशन करो, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का सी। या तो आप यहीं छोड़ दो या एक काम करो, आप वाई से सबको डिवाइड कर दो, वाई से सबको डिवाइड कर दो, तो वाई से डिवाइड करोगे एक्स बचेगा, यहां वाई से डिवाइड करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन में 3 बचेगा, और यहां वाई से डिवाइड करोगे तो या तो सी अपॉन वाई लिख दो या सी वाई की पावर -1 लिख दो, जो आपको अच्छा लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सी अपॉन वाई लिख दोगे तो आपको मार्क्स कट जाएंगे, या सी वाई की पावर -1 लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि सी अपॉन वाई भी ठीक है और सी वाई की पावर -1 भी एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, एक्स वाई क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी वाई की पावर -1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल यही चीज आपको यहां भी करना पड़ेगा, यही चीज आपको यहां भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो dy अपॉन dx ही अपॉन में आ जाएगा, dy अपॉन में dx है, ये पूरी चीज अपॉन में आ जाएगी, फिर आपको वही रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को बंद करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज होगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं ज्यादातर क्या होगा, गलत होगा ना, कोई फांसी थोड़ी हो रही है, तो कोशिश करें, क्योंकि खुद का करा हुआ क्वेश्चन ना इंसान को मोटिवेट करता है, आपको स्ट्रांग बनाता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूं इस क्वेश्चन को, तो ट्राई कीजिए। बाकी मैं करा ही रहा हूं सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाता है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू वाई। नाउ यहां पर मैं dx अपॉन dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लूंगा, dy अपॉन dx निकालने के लिए y, और ये पूरी चीज आपका डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर। अब ये किसी भी रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं आ रहा, dy अपॉन dx वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं आ रहा, तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर ये dy अपॉन dx के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया तो ट्राई करके देखो, रेसिप्रोकल करके देखो, रेसिप्रोकल करोगे तो शायद कुछ अंदाजा हो जाएगा। तो मैं भी इसका रेसिप्रोकल लेके चलूंगा, तो ये आ जाएगा dx अपॉन में dy, रेसिप्रोकल कर लो, x प्लस 3y स्क्वायर और अपॉन में y अलग कर लेंगे, अपॉन में y अलग कर लेंगे, y से y कैंसिल हो गया, dx अपॉन में dy प्लस का आपका माइनस x अपॉन में y इक्वल टू 3y बचेगा। तो आपका देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, dx अपॉन dy चाहिए, यहाँ पर हमें x के फॉर्म में चाहिए, x का कोफिशिएंट चाहिए, और यहाँ y के फॉर्म में चाहिए, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा बेटा, ऑन कंपेयरिंग विद, जो दूसरा बताया ना वेरिएबल वाला, उससे कंपेयर करना है dx अपॉन dy से, तो मैं इसको कंपेयर कर लूंगा, dx अपॉन dy प्लस का आपका बनेगा px और इक्वल टू q। तो p क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस 1 अपॉन में y, -1 अपॉन में y, और q जो राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर आपका 3y है। यहां से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल और p का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, एक्सपोनेंशियल p क्या है आपके पास, p आपके पास -1 अपॉन y है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, e माइनस की जगह -1 अपॉन y, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस x, और हमने ये बात सीखी है कि log के आगे अगर कोई भी नंबर हो, जैसे -1 है तो ये पावर में कन्वर्ट हो सकती है, log के आगे कुछ भी हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसे हम पावर में भेज सकते हैं, log की x की पावर चली जाती है। तो इसको ये जो -1 है ये पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, इसको पावर में कन्वर्ट कर दो तो e log और x की पावर -1 हो जाएगा, ये जो -1 है ये ऊपर आ जाएगा। नाउ एक्सपोनेंशियल लॉग की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचा, x की पावर -1, और x की पावर -1 का मतलब है 1 अपॉन में x। तो हेज द इंटीग्रेशन, आपके पास इंटीग्रेशन आ चुका है। सॉरी बेटा, एक फिर गलती हो गई ना, देखिए यही गलती होती है एग्जाम में, यही गलती होती है एग्जाम में, जब मैं गलती कर सकता हूं तो आप भी गलती कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखो कि यही गलती होती है, जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को ध्यान नहीं रखते। अब लिखना क्या था, y के फॉर्म में लिखना था, और मैंने क्या लिख दिया, x के फॉर्म में लिख दिया, तो यही गलती होती है। वो तो ठीक है कि मेरे से भी गलती हुई, मैं अच्छा मानता हूं कि मेरे से गलती हुई, अब आपको याद रहेगा कि हाँ ये गलतियां हो सकती है, क्योंकि सामने वाले की गलती देखकर इंसान ज्यादा सीख लेता है। अब आपने मेरी गलती देख ली कि मैं गलती कर सकता हूं, तो आप भी तो गलती कर सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बेटा। चलिए वापस आते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला x की मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वल टू इंटीग्रेशन q की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इस पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस का c करते हैं। तो x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो 1 अपॉन में y है, q क्या था आपके पास, q देखिए q की वैल्यू है 3y, तो q की जगह 3y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन में y, और इसका इंटीग्रेशन और प्लस का c, y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन में y इक्वल टू क्या बचा, 3 बचा, 3 का इंटीग्रेशन प्लस का c,
और x अपॉन में y बेटा 3 अकेला है तो यहाँ 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन y प्लस c। अब y से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में y है ना, y से सबकी मल्टीप्लाई कर दो, तो y से मल्टीप्लाई करोगे तो x, y से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y स्क्वायर और y से मल्टीप्लाई करोगे तो cy। तो ये जो है आई थिंक आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए, x इक्वल टू 3y स्क्वायर और प्लस का cy, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। तो बेसिकली आपने देखा कि क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, केवल फर्क क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होता। कभी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देना, क्वेश्चन पेपर में आसानी क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देंगे नहीं, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे हर बार कन्वर्ट करना पड़ रहा है, एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फिर आपको परेशानी नहीं होगी। आप वेरिएबल का ध्यान रखना, जैसे मैंने आपसे कहा था कि गलतियां होती है लेकिन सामने वाली गलती से इंसान ज्यादा सीखता है, तो आई होप आप इस बात का ध्यान रखोगे, वेरिएबल का मिस्टेक नहीं करना, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद के क्वेश्चन जो है वो आप देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सी की जरूरत, क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन अब तक आप जो सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे वो सी के फॉर्म में, बट आप पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करोगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन मैंने आपको बताया था प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कि यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू जो है उसके फॉर्म में ही आएगा, सी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है। तो फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन एक्सरसाइज 13 to 15, 13 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चन है, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब बस ये है, सब कुछ वही रहेगा, केवल आपको एक्स और वाई की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू π/3s का इस्तेमाल करके c की वैल्यू निकालनी होती है। सब कुछ वही करोगे एज इट इज, जैसा भी कहा था ना, बिल्कुल यही चलना है। x और y की वैल्यू जो दे रखी है वो पुट कर लेंगे, उससे c की वैल्यू आ जाएगी, तो उसे पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलेंगे। तो आप ट्राई कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 and 14 and 15, उसके बाद मैं कराता हूँ। चलिए मैं कराता हूँ आपको। dy अपॉन में dx गिवन है और साथ में आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है, तो आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ dy अपॉन dx। ध्यान से देखो आप, तो मैं इसको डैग कर सकता हूँ बिना टेंशन लिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो dy अपॉन में dx प्लस आपको दिया बेटा 2y tan x और इक्वल टू में sin x। x की वैल्यू आपको गिवन है, x की वैल्यू 0 गिवन है और y की वैल्यू 0 गिवन है और x की वैल्यू π/3 गिवन है। इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूंगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। नाउ सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं, तो ऑन कंपेयरिंग विद, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें। ऑन कंपेयरिंग विद, कंपेयर करेंगे बेटा dy अपॉन में dx प्लस का py इक्वल टू q। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो y का कोफिशिएंट देखो, y का कोफिशिएंट क्या है, एक तो 2 है और एक tan x है, तो y के दो कोफिशिएंट है, एक तो 2 है और एक tan x है, ये y का कोफिशिएंट है। और q जो मिलेगा वो आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा, जो कि आपको sin x मिल गया। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल और आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है p का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है बेटा। तो e2 को आप बाहर निकाल लो, 10 का इंटीग्रेशन याद कीजिए, 10 के दो इंटीग्रेशन होते थे, 10 के दो इंटीग्रेशन होता है बेटा, एक आपका कॉस के फॉर्म में और एक सेक के फॉर्म में, याद कीजिए आपको याद आ जाएगा। तो मैं यहां पर 10 का लॉग मॉडुलस सेक एक्स, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। ये जो 2 है ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 जो है वो आपका स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका 2 एक्सपोनेंशियल लॉग और ये पावर में आ जाएगा बेटा, तो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स। ई और लॉग की वैल्यू 1 होती है, ई से लॉग कैंसिल हो गया, तो आपका आएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप आपका आ गया जो कि था आई एफ वाई की मल्टीप्लाई हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करेंगे, वाई की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की मल्टीप्लाई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करेंगे dx और प्लस का c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, क्यू क्या है आपके पास, साइन एक्स है, क्यू आपके पास साइन एक्स है, साइन एक्स और मल्टीप्लाई आपको करना है बेटा सेक स्क्वायर एक्स से, सेक स्क्वायर एक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है और प्लस का c। केवल इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम, y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, एक बात बताइए, साइन एक्स अपनी जगह मैं सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं है, ये तो कर ही सकता हूँ ना। सेक स्क्वायर को मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, तो साइन अपॉन में कॉस, एक साइन और एक कॉस, ये बन जाएगा tan x। समझ में आ गया बेटा, साइन अपॉन में कॉस, साइन और कॉस, साइन अपॉन कॉस, ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कॉस अभी भी बच गया, कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो ये सेक एक्स हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए किसी का इंटीग्रेशन होता है, ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है।
तो y मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स और सेक एक्स, टेन एक्स और सेक एक्स, ये इंटीग्रेशन होता है बेटा सेक एक्स का, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का c, ये आपका एक्चुअल में आपका जो पूरा प्रोसीजर था वो पूरा हो चुका है। अब यहां पर हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, इसे हम बोलेंगे कि भाई ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, और जो x और y की वैल्यू की बनती है यहां पुट करके हम पहले c की वैल्यू निकालेंगे जैसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में करते थे। तो x और y की वैल्यू निकालते हैं। जो x की वैल्यू, जो y की वैल्यू है वो तो 0 है, और जो x की वैल्यू है वो π/3 है। तो यहां पुट करो बेटा y की वैल्यू 0 इंटू में सेक स्क्वायर x की वैल्यू π/3 इक्वल टू सेक π/3 और प्लस का c। तो 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये हो गया 60 साइन 30 कॉस 60, साइन 30 कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगा प्लस का c, तो माइनस का 2, ये आपके c की वैल्यू आ गई। तो आपका जो कांस्टेंट होता है ना उसकी वैल्यू आपको c निकालकर यहां वापस पुट करना होता है। तो वापस आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वापस इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाएंगे c निकालने के बाद। तो y सेक स्क्वायर x इक्वल टू ये आ जाएगा सेक x, और c की वैल्यू जो थी वो -2 था। तो इस प्रकार से आपने रिक्वायर्ड आंसर निकाल लिया। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, केवल एक चीज का फर्क होता है कि हमें यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। या तो आप यहीं पे छोड़ दो, या आप चाहते हो कि भी एज इट इज आंसर आपका एनसीईआरटी का है, तो एक काम कर सकते हो आप, एक काम कर सकते हो आप, इसको अपॉन में ले आओ कॉस स्क्वायर में। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस एक्स माइनस का 2, कॉस स्क्वायर से सबकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कॉस स्क्वायर से सबकी मल्टीप्लाई करोगे y आएगा, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बचेगा, और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप चाहो तो एनसीईआरटी का आंसर लाना हो तो आपका ये आएगा। बाकी मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप यहां भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं है वो चीज, ऐसा नहीं है कि हमने कोई गलती करी है, वो ठीक है अपनी जगह। बाकी आप एनसीईआरटी का आंसर चाहते हो तो आपको थोड़ा सा क्योंकि आप नहीं निकालूंगा आंसर तो आप ही कहोगे कि सर एनसीईआरटी का आंसर मैच नहीं कर रहा, दिमाग कम लगाते हैं हम लोग थोड़ा, तो सेक स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर ले, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका एनसीईआरटी का आंसर आ जाएगा एज इट इज। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपका 14 क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए ये आपको दिया हुआ है dy/dx वगैरह बिल्कुल इस प्रकार से दिया हुआ है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, बाद में देखूंगा हम इसका क्या कर सकते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो मुझे मिला है कुछ इस प्रकार से है, 1 + x² dy/dx प्लस का 2xy इक्वल टू 1/1 + x²। अब मैं देख रहा हूं कि dy/dx के साथ जो एक्स्ट्रा है वो यही है 1 + x², 1 + x² सबको डिवाइड कर देंगे जैसे हम करते आए हैं। तो 1 + x² सबको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये बनेगा dy/dx प्लस का 2x/1 + x², y को बाहर लिख दो कोएफिशिएंट दिखाने के लिए, और ये तो पहले से ही है, एक और आ गया तो ये बन जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये स्क्वायर क्यों आया बेटा? क्योंकि एक तो पहले ही था 1/x² पहले ही था, फिर आपने 1/x² से डिवाइड भी किया, एक तो पहले ही था एक और आ गया तो 2 स्क्वायर बन जाएगा। नाउ अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है dy/dx, देखिए साथ में y का कोएफिशिएंट और जो है एक्स्ट्रा आरएचएस में वो x के फॉर्म में है। तो इसको मैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकता हूं ऑन कंपेयरिंग विद। किसी क्वेश्चन में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार कन्वर्ट कर लेना अच्छे से। dy/dx प्लस का py = q। तो कंपेयर करूंगा तो p की वैल्यू निकल आएगी। p कौन होता है? जो y का कोएफिशिएंट होता है। y का कोएफिशिएंट कौन है? तो y का कोएफिशिएंट है 2x/1 + x², और q होता है बेटा राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या है? तो 1/1 + x² का होल स्क्वायर। नाउ ये आते ही मैं अगला स्टेप निकालता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल और p का आपको इंटीग्रेशन करना है, p का इंटीग्रेशन करना है। तो p क्या है सर? सर p की वैल्यू क्या है? देखिए p की वैल्यू ये रहा, p की वैल्यू आपके पास है 2x/1 + x², इसका इंटीग्रेशन करना है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ऐसा कराया था जिसमें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं जब डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल होता है तो हम डायरेक्ट इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले भी आपको समझाया था। तो इसको आप लॉग में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लोगे तो आ जाएगा log (1 + x²),
और e log की वैल्यू 1 होती है, e और log की वैल्यू 1 होती है, तो बचा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, लास्ट स्टेप जो होता है उसमें y की मल्टीप्लाई हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करते हैं। इंटीग्रेशन, ये आपका q आता है, q की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इसका डेरिवेट इंटीग्रेशन और प्लस का c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू q। q क्या था आपका पास, q देखिए, q ये रहा, q की वैल्यू ये दे रखा है, q आपके पास था 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपका सेम ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन प्लस का c। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक बार कट जाएगा, क्योंकि दो बार है ना, देखिए दो बार है, यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम्स है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बार तो कैंसिल कर ही सकते हैं ना, एक बार हमने कैंसिल कर लिया। y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास बचा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस आपको पता होना चाहिए किसका इंटीग्रेशन होता है, बस ये पता है तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। ये इंटीग्रेशन होता है बेटा tan इनवर्स x का, ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का होता है, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा प्लस का c। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अगर नॉर्मली अगर हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते तो मैं यहीं छोड़ देता आंसर, अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं पूछता, जनरल सोल्यूशन पूछता तो यहीं छोड़ देता, बट क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछ रहा है तो मुझे x की y और y की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। और x और y की वैल्यू देखते हैं एक बार क्या है, जो आपके पास x की वैल्यू है वो 1 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। ये पुट करके देखिए, y की वैल्यू 0, 1 प्लस x की जगह 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह 1 और प्लस का c। 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है प्लस का c, और पाई बाय 4 इधर आके माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 4। वापिस जिसको हमने फर्स्ट माना था वहीं पहुंच जाते हैं, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x और इक्वल टू में c, सॉरी प्लस में c, प्लस में c, और c की वैल्यू आपने अभी भी निकाला, प्लस में c है ना, और c की वैल्यू आपने क्या निकाला था माइनस पाई अपॉन में 4। तो आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, चाहो तो आप यहीं पे छोड़ दो, या चाहो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड भी कर सकते हो। बाकी एनसीईआरटी का आंसर शायद यही दे रखा है पीछे, तो आप यहां पे छोड़ सकते हो। बाकी मैं यही कहूंगा कि ये इससे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ये बात मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं। कोई बच्चा अगर डिवाइड भी कर देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सबको, तो क्या फर्क पड़ा है, कई क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं, कई क्वेश्चन में एज छोड़ देते हैं। तो आपका आंसर आ चुका है, तो कोई अलग नहीं है किसी क्वेश्चन में, जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन में केवल ये देखिए ये स्टेप बढ़ जाता है, ये स्टेप जो है ना एक्स्ट्रा हो जाता है। इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी होती है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू वापस यहां पुट कर देंगे। तो केवल 2 या 3 स्टेप हम कह सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर सोल्यूशन में इंक्रीज हो जाता है, बाकी क्वेश्चन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, स्टेप में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, dy अपॉन dx, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है ऑलरेडी, मुझे दिख रहा है क्योंकि ये y दे रखा है और यहाँ x के फॉर्म में है, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मुझे इसमें कुछ करना ही नहीं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में dy अपॉन में dx माइनस का 3y cot x और इक्वल टू साइन 2x, इक्वल टू साइन 2x। नाउ क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ज्यादा टेंशन नहीं की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कंपेयरिंग से स्टार्ट कर सकते हो। तो लिखोगे ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद, कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, dy अपॉन में dx प्लस का py इक्वल टू q। p जो होता है वो y का कोएफिशिएंट होता है, p जो होता है वो y का कोएफिशिएंट होता है। तो y का कोएफिशिएंट क्या है, एक तो -3 है, एक तो -3 है और दूसरा आपका cot x है, और q आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा, राइट हैंड साइड पे आपका साइन 2x है। इसके बाद आप फाइंड करोगे बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल और p का इंटीग्रेशन, p का इंटीग्रेशन। चलिए स्टार्ट करें, एक्सपोनेंशियल p क्या है आपके पास -3 cot x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक्सपोनेंशियल -3 तो कांस्टेंट है, तो -3 की जगह -3 आ जाएगा, -3 की जगह -3 cot का इंटीग्रेशन। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log मॉडुलस sin x, log मॉडुलस sin x, cot x का इंटीग्रेशन log मॉडुलस sin x। अब -3 log से पहले जो भी डिजिट होती है उसे हम पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, log के आगे जो भी डिजिट होती है उसे पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि एक्सपोनेंशियल और log आपस में कैंसिल हो सके। तो -3 दे रखा है, -3 को ऊपर भेज दो, कई बार आप ऐसा कर चुके हो, तो कोई नई चीज तो मैंने आपको नहीं बताया। एक्सपोनेंशियल -3 ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा log
और साथ में साइन एक्स उसकी पावर -3। ई एक्सपोनेंशियल लॉग की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचा आपके पास आ गया साइन एक्स और उसकी पावर -3। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो थर्ड स्टेप की बात करेंगे, अंतिम स्टेप है आपका। नाउ लास्ट स्टेप क्या कहता है कि y की मल्टीप्लाई आपको करनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इक्वल टू इंटीग्रेशन q की मल्टीप्लाई करनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इस पूरे का इंटीग्रेशन, और बाद में हम कांस्टेंट लगा देंगे। y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया साइन x और उसकी पावर -3 इक्वल टू q क्या है आपके पास, सर q क्या है, q आपके पास देखिए साइन 2x है, q जो है वो आपके पास साइन 2x है, तो यहां जाएगा साइन 2x, ठीक है बेटा। और साथ में इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे साइन की पावर साइन -3x सॉरी साइन -3x, क्यों इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन की पावर -3x था, ये आ चुका है, और प्लस का c, बस इसको इंटीग्रेशन करना है हमें। तो y मल्टीप्लाई साइन x की पावर -3 इक्वल टू साइन 2x का फॉर्मूला लगा सकते हो आप। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन x और साथ में cos x, इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं साइन की पावर -x से -3 है यहाँ पे, सॉरी बेटा -3 और प्लस का c। नाउ अब देखिए यहाँ साइन की पावर 1 है और यहाँ साइन की पावर -3 है, और हमें पता है कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो यहाँ साइन की पावर क्या है 1 है, यहाँ साइन की पावर 1 है और यहाँ साइन की पावर -3 है, दोनों एक साथ एडजस्ट हो सकते हैं, दोनों एक साथ एडजस्ट हो सकते हैं, यस और नो बताइए, दोनों एक साथ एडजस्ट कर सकता हूं मैं। साइन की पावर 1 है, साइन की पावर -3 है, तो साइन की पावर -2 बचेगा, तो y मल्टीप्लाई साइन x की पावर -3 इक्वल टू 2 बाहर निकाल लो, ये तो एडजस्ट हो जाएगा, छोड़ो, क्या बचा, ये आपका cos x बचा, मल्टीप्लाई -3 में 1 प्लस कर दोगे तो साइन की पावर -2x बचेगा, इसको अपॉन में ले आओ, y मल्टीप्लाई साइन, घबराइए मत, करते जाइए, ज्यादा गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, गलती होने से घबराना नहीं है, नहीं करने वाला दिक्कत करता है। cos x की जगह cos x, साइन की पावर -2 है, अपॉन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x। क्या आपको सबको समझ में आ गया? अब cos अपॉन साइन कॉट, और एक साइन से बन जाएगा cosec, जो कि आपके पास फॉर्मूला है। तो आगे बढ़ते हैं, y मल्टीप्लाई साइन x की पावर -3 इक्वल टू 2। बच्चों cos अपॉन में साइन ये होता है cot x, एक साइन अब भी बच गया, साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो cosec x। अब आपको पता होना चाहिए, अच्छा प्लस c और प्लस का c, ये किसी का फॉर्मूला होता है बेटा, जल्दी याद करो फटाफट, साइन x की पावर -3 इक्वल टू 2, ये फॉर्मूला होता है बेटा, cosec x और cot x, cosec x एंड cot x, ये किसी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा cosec x का इंटीग्रेशन होता है, ये cosec x का इंटीग्रेशन होता है, cosec x का ये इंटीग्रेशन होता है बेटा, शायद माइनस भी आता है, एक बार चेक कर लेना, माइनस भी आ गया, प्लस का c। तो अगर यूजुअली हम क्वेश्चन करें तो ये आंसर आ चुका है, बट क्योंकि मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो मुझे x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि है x की वैल्यू π/2 है और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू आपके पास 90 है और y की वैल्यू 2 है, चलिए पुट करते हैं, स्टार्ट करें बेटा। y की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई साइन π/2, x की वैल्यू π/2 है ना, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर -3 इक्वल टू -2 cosec और x की जगह π/2 और प्लस का c, 2 बेटा 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, इक्वल टू -2 cosec 90 की वैल्यू, cosec 90 की वैल्यू भी 1 ही होता है ना, साइन 90 की वैल्यू तो cosec 90 की वैल्यू भी 1 होता है, प्लस का c, तो 2 माइनस का 2 आपका +2 इक्वल टू c, तो ये आ गया 4, c की वैल्यू आपने 4 फाइंड कर लिया। अब ये जो c की वैल्यू 4 आया है ये वापस हम यहीं रख देंगे, यहीं पर रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आपके पास, y मल्टीप्लाई साइन x इसकी पावर -3 इक्वल टू आपका चल रहा है -2 cosec x और प्लस का c, प्लस के c की जगह हम प्लस का 4 पुट कर सकते हैं, तो आपके सामने, या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो या एक काम और कर सकते हो, ये जो पावर माइनस में है ना, इसकी पावर माइनस में है ना, आप इसे अपॉन में ले सकते हो, अपॉन में लेके सबकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो यहीं छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूं, फिर और ले लो, अगर आपको एजीटी एनसीईआरटी का आंसर की जरूरत है तो आप एक काम करो, y इसकी पावर माइनस में, पावर किसमें माइनस में, और जब पावर माइनस में होती है तो डिवाइड में आ जाता है, तो साइन क्यूब x इक्वल टू -2 cosec का मतलब है 1 अपॉन में साइन x और प्लस का 4, एक काम करिए साइन क्यूब से सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, साइन क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे y बचेगा,
जब साइन क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, साइन से साइन क्यूब कटेगा, आपका साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और जब साइन क्यूब के मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब एक्स। आई थिंक ये आपका आंसर होना चाहिए एनसीईआरटी का। तो अगर आपको एनसीईआरटी का एज इट इज आंसर चाहिए, बिल्कुल डिट्टो वही छापना चाहिए कि भाई मेरा आंसर वही होना चाहिए, कोई डिजिट में फर्क ना हो, कोई संख्या में इधर उधर ना हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी वहां तो आपको नहीं पता लगेगा आंसर क्या है, तो आप यहां भी छोड़ दोगे तो कोई परेशानी नहीं है, और बाकी यहां भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां तक के सारे क्वेश्चन जो थे वो एक ही पैटर्न पे थे। ये सभी क्वेश्चन देखिए, यहां तक आपने जो 1 से 15 तक कराए, ये सब एक ही पैटर्न से, एक ही पैटर्न थे। बट अब 16 और 17 ये दो क्वेश्चन आपको अलग तरीके का दिया हुआ है, तो मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि इनको कैसे करें। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व पूछा जा रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कमाल हो गया, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन आपको गिवन है, इट मींस 0 और 0। पता आपको क्या गिवन है? ये एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। जब तक आप करते थे ना एक्स और वाई, ये जो वाई और एक्स गिवन है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन का मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है इनडायरेक्टली। ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी मत करना। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, गिवन दैट। अब क्या गिवन है सर? सर गिवन क्या है? द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सर स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको याद है क्या बताया था? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy अपॉन में dx। याद कीजिए, याद है आपको? एक्सरसाइज 6.3 छठे चैप्टर में बात किया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx होता है, याद रखना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ना, यानी dy अपॉन dx जो है, डेरिवेटिव जो है टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy, तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है ये इक्वल है। बहुत बढ़िया सर। सर dy अपॉन dx जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, दो ही तो पॉइंट होते हैं, x प्लस वाई, इन दोनों के सम के इक्वल है। तो ये चीज आपको गिवन है, x और y की वैल्यू 0 गिवन है, एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो इक्वल है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट x और y होते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोबारा बताऊं? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है यहां पर। आपको इस क्वेश्चन में ये गिवन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब x और y की वैल्यू आपको मिल गया। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो आपके पास हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है। उसके बाद आपसे एक चीज और बोला गया क्या कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ये इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि होता है dy अपॉन में dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ कोऑर्डिनेट। मैं नहीं कह रहा भाई, मैं कौन होता कहने वाला, क्वेश्चन ऐसा कह रहा भाई मुझे कहने को। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy अपॉन में dx, ये इक्वल है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यानी y प्लस x या x प्लस y, जो मर्जी लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? अब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? इतने क्वेश्चन कर दिए, ये क्या है? तो आप y को इधर ले आओ बेटा, तो dy अपॉन में dx माइनस का y इक्वल टू x। ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप शुरू हो जाइए जैसे आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो। तो ऑन कंपेयरिंग विद, अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म था इसका dy अपॉन में dx प्लस का py इक्वल टू q। तो कंपेयर करने पर देखिए y का जो कोएफिशिएंट होगा p होगा, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1 है, तो p की वैल्यू आपके पास -1 आ गया। q जो होता है राइट हैंड साइड पे होता है, राइट हैंड साइड पे आपका x है। यहां से आप फाइंड करोगे बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल, इंटीग्रेशन करना आपको p का। तो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन कीजिए आप -1 का, -1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो -x आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। लास्ट स्टेप, अंतिम स्टेप। नाउ y की मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, इक्वल टू इंटीग्रेशन q की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से dx और प्लस का c। बिल्कुल स्टेप बाय चलना है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x आया था, q क्या था सर? सर q जो था वो x था, q की वैल्यू x है, तो q की जगह x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास e की पावर -x और प्लस का c। यहाँ आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ आपको या तो डैक लगा दो बाई पार्ट्स, या इसको आई मान के अलग सॉल्व कर लो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, या जैसे आई मान के अलग सॉल्व कर लो, या यहीं पे आप सॉल्व कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं क्योंकि अब मुझे लगता है आपकी काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, सब चीज आती होगी। ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो रूल क्या कहता है? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इन सब का वोल इंटीग्रेशन, इन सब का वोल इंटीग्रेशन, और लास्ट में प्लस का c।
y e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे e की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन आ जाएगा, माइनस बेटा x का डेरिवेटिव वन होता है तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करो तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन, और इसका इंटीग्रेशन फिर से होगा प्लस का c y e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपको केवल इसका इंटीग्रेशन करना है और x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो y e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन आ जाएगा और प्लस का c। बिल्कुल आराम तसल्ली पूर्वक करते जाइए, जल्दबाजी मत करना। माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस एक्स और प्लस का c। तो आप चाहो तो e की पावर माइनस एक्स से सबको डिवाइड कर सकते हो, है ना, e की पावर माइनस एक्स से सबको डिवाइड कर सकते हो, या आपको पॉइंट तो गिवन ही है, x बराबर जीरो गिवन है, y बराबर जीरो गिवन है, तो एक काम करो पहले c निकालो ना, क्यों टेंशन पाले, पहले से हम c निकाल लेते हैं बेटा। y की वैल्यू जीरो इंटू e की पावर माइनस जीरो जीरो ही होता है, इक्वल टू माइनस x की जगह जीरो और e की पावर अगेन जीरो माइनस e की पावर क्या आएगा, e की पावर माइनस जीरो या जीरो प्लस का c। जीरो की मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, जीरो की मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, किसी की पावर जीरो होती है तो वन आता है प्लस का c, किसी की पावर जीरो होती है तो आंसर वन आता है, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा तो c की वैल्यू वन आ गया, c की वैल्यू आपके पास वन आ चुका है। आप इसे वापस पुट कर दोगे पहले में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वापस जाते हैं, क्या था हमारा y e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू में आपके पास था बेटा माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, यही था ना, और माइनस e की पावर माइनस एक्स, और अभी भी आपने c की वैल्यू निकाला जो कि प्लस वन था। एक काम करो e की पावर माइनस से सबको डिवाइड कर दो, e की पावर माइनस एक्स से सबको डिवाइड कर दो, हटा दो, तो ये बचेगा y, यहाँ बचेगा माइनस एक्स, ये बचेगा माइनस वन और ये बचेगा e की पावर x। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो y प्लस एक्स, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, e की पावर x। तो हेज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। मैं आपसे फिर कहूंगा क्वेश्चन देख के घबराना मत, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, तसल्ली पूर्वक पढ़िए, क्योंकि मोस्टली मैं देखता हूं जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं हाथ पैर फूलने लग जाते हैं आप सबके। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को तसल्ली पूर्वक पढ़िए। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ लोगे तो आपको आधी चीजें बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या क्या रहता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो एक्स और वाई आपको मिल गया। फिर क्या था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx, जो इक्वल है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट यानी x प्लस वाई। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से। अगले क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, फिर से आइए 17 क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फिर से आपको इक्वेशन ऑफ कर्व ही फाइंड करना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा, इस बार पॉइंट आपको गिवन है, इस बार आपको पॉइंट गिवन है, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। x की जगह आप जीरो रख सकते हो, y की वैल्यू आप 2 रख सकते हो। गिवन दैट, क्या गिवन है, द सम ऑफ, ध्यान सुनना, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मतलब x प्लस वाई, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मतलब x प्लस वाई, जो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट है यानी x प्लस वाई है, ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। वो एक्सीड है, किससे एक्सीड है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट से एक्सीड है, किससे एक्सीड है, स्लोप ऑफ टेंजेंट से। ये एक्सीड है किससे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट से, यानी dy अपॉन dx से एक्सीड है। कितना एक्सीड है, स्लोप ऑफ टेंजेंट से कितना एक्सीड है, एट एनी पॉइंट बाय 5 एक्सीड है, तो इसमें 5 प्लस कर देंगे। सिंपल वर्ड में बताऊं आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यानी x प्लस वाई जो है वो इक्वल है स्लोप ऑफ द टेंजेंट प्लस 5 के, क्योंकि स्लोप ऑफ एक टेंजेंट ये जो ये इधर वाला था लेफ्ट हैंड साइड, ये एक्सीड है, 5 एक्सीड है, तो आपको इसमें 5 प्लस करना पड़ेगा, तभी दोनों पार्ट इक्वल होंगे। जो x प्लस वाई है ना, ये एक्सीड है, एक्सीड ज्यादा कौन है, x प्लस वाई, तो आप स्लोप में प्लस करोगे ना, तभी दोनों इक्वल आएंगे ना, आपको इक्वल करना है। वापस आते हैं, सबसे पहले कर्व पासिंग थ्रू, आपको क्वेश्चन नंबर 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है। आपको पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट ऑफ कर्व, कर्व का आपको पासिंग पॉइंट गिवन है, कहने का मतलब आपको x और y की वैल्यू गिवन है। कर्व का पासिंग पॉइंट जो था वो था 0 और 2, 0 और 2, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह 2 पुट करना है, एक तो ये। और क्वेश्चन में ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी सम ऑफ द कोऑर्डिनेट x प्लस वाई इक्वल है स्लोप ऑफ द टेंजेंट प्लस 5 के। ये सिचुएशन आपको गिवन है, ये सिचुएशन आपको गिवन है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, या अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसको पहले लिख लो, राइट हैंड साइड वाले को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। तो dy अपॉन dx प्लस 5 इक्वल है बेटा x प्लस 5 के। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको y को इधर लाना पड़ेगा,
डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये जो प्लस का वाई है ये माइनस का वाई हो जाएगा, इक्वल टू एक्स, ये प्लस का 5 आपका माइनस 5 हो जाएगा। नाउ अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो अब आप कंपेयर कर सकते हो। ऑन कंपेयरिंग विद, बहुत स्पीडली लिख रहा है सब चीजें, मैं आप देखता हूँ मैं बहुत स्पीडली लिखता हूँ, क्योंकि इन सबके मार्क्स नहीं है, मैं जानता हूँ भाई, आप इस बात को समझो, ये सब लिखने का मार्क्स नहीं है, लेकिन लिखना कंपलसरी है, नहीं लिखोगे तो दिक्कत है। ये लिखना कंपलसरी है लेकिन मार्क्स नहीं है, तो इनको बिल्कुल घसीटे मार के लिखना, आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना लिखने में, सजाने की जरूरत नहीं है। ऑन कंपेयरिंग विद डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, वाई का जो कॉफिशिएंट होगा वो पी होगा, वाई का जो कॉफिशिएंट होगा वो पी होगा, तो वाई का कॉफिशिएंट क्या है -1, वाई का कॉफिशिएंट है -1, और क्यू आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा जो कि आपके पास x माइनस 5 है। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल और p का इंटीग्रेशन, तो एक्सपोनेंशियल p क्या है, p आपके पास -1 है, मुझे लगता है कि सेम ही क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया फिर से, e की पावर -x हो जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन -x आ जाएगा, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। वापस आते हैं थर्ड स्टेप पे, अंतिम स्टेप हम हर बार क्या करते हैं बेटा, y की मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इक्वल टू हम आते हैं q की मल्टीप्लाई करते हैं अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इसका इंटीग्रेशन करते हैं और प्लस का c, तो y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x इक्वल टू q क्या था, x माइनस 5 था, इसकी मल्टीप्लाई करनी है e की पावर -x से, इसका इंटीग्रेशन और प्लस का c, तो यहाँ आपको फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फिर से बाई पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। या तो आप एक काम करो, x और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, इसको अलग कर लो, या आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, मैं अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ। y इंटू ई की पावर -x, कहने का मतलब ये है x की मल्टीप्लाई करोगे तो x e की पावर -x अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, -5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अलग कर लो और e की पावर -x अलग कर लो, प्लस का c, समझ में आ गया बेटा, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, दो पार्ट अलग अलग हो गए, e की पावर -x, यहाँ बाई पार्ट्स लगेगा, वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी भी आपने सॉल्व किया है, यही चीज आपने सॉल्व किया था, मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, टेंशन मत लो। तो ये मेरे लिए फर्स्ट है और ये मेरे लिए सेकंड है, तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं पीछे वाले क्वेश्चन से, क्योंकि यही आया था मेरे पास, इस पूरे का इंटीग्रेशन माइनस का 5 e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x और -x का डेरिवेटिव अपॉन में -1 और प्लस का c आ जाएगा, y इंटू ई की पावर -x इक्वल टू x, e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 छोड़ दो, e की पावर -x का इंटीग्रेशन ये आएगा अपॉन में -1 dx, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस 5 e की पावर -x प्लस का c आ गया। नाउ y e की पावर -x इक्वल टू -x e की पावर -x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर -x अपॉन में -1, ठीक है बेटा, प्लस का 5 e की पावर -x और प्लस का c चल रहा है, तो ओवरऑल मेरे पास क्या आया, y e की पावर -x इक्वल टू -x e की पावर -x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस e की पावर -x प्लस 5 e की पावर -x प्लस का c, या हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट है मेरा, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ x और y की वैल्यू क्या गिवन है, x आपको देखिए, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, वैल्यू पुट करें, y आपका 2 है, e की पावर -x है, x की वैल्यू 0 है, इक्वल टू -0 और e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 प्लस का 5 e की पावर 0 और प्लस का c, बेटा e की पावर 0 1 होता है, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0, किसी की पावर 0 हो 1 होगा, किसी की पावर 0 हो 1, 5 1 जा 5 और प्लस का c आ जाएगा, 2 इक्वल टू 5 में से 1 माइनस करो 4 प्लस का c, प्लस का 4 माइनस हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस तो -2 इक्वल टू c, तो ये आपके c की वैल्यू आ चुकी है -2, c की वैल्यू -2 आ गए। अब वापस जैसे अब तक करते आ रहे हो फर्स्ट में, इस फर्स्ट में एज इट इज पुट कर देंगे, c की जगह -2, तो क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y e की पावर -x, y e की पावर -x इक्वल टू -x e की पावर -x अगेन माइनस e की पावर -x e की पावर -x प्लस का 5 e की पावर -x, और बच्चों लास्ट में c है और c की वैल्यू अभी भी आपने निकाला था -2 आया था, -2, या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, या मैं देख पा रहा हूँ कि e की पावर माइनस सब में है, लगभग सब में है ना,
तो एक काम करो, e की पावर माइनस सबको डिवाइड कर दो, सबको e की पावर माइनस x से, इससे सबको डिवाइड कर दो, यहाँ y बचेगा, यहाँ माइनस x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, और ये माइनस का 2 e की पावर x बचेगा। तो y इक्वल टू माइनस एक्स, 5 में से 1 माइनस करो, प्लस का 4 माइनस का 2 e की पावर x, माइनस का ये इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस का, या एक काम करो, या इधर ले आओ इसको, 2 e की पावर x इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, और प्लस का y आपका माइनस y हो जाएगा, जैसे अभी आपको अच्छा लगे। तो ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा 2 e की पावर x, 2 e की पावर x माइनस एक्स प्लस 4 माइनस y। बाकी आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है आंसर। करा क्या हमने, इसको उठा के इधर ले आए, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में भी ऐसी कुछ होगा, हो सकता है कि ये इधर हो और ये दोनों इधर हो, तो आप देख लेना, जैसा भी हो, जैसा भी हो, समझ में आ गया ना बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये दोनों इधर आ जाएंगे और ये एज इट इज रह जाएगा, तो क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे लिख दो, यहाँ छोड़ दो, ऐसे लिख दो, एक स्टेप और बढ़ा दो, वो आप पे डिपेंड करता है। नाउ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है आपसे, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अच्छा केवल आपसे आईएफ पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर केवल आपसे आईएफ पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं पूछा जा रहा आपसे। डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको गिवन है, इसका आईएफ आपको निकालना है, तो सिंपल है, पूरा सॉल्व नहीं करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकाल के देना है बस। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास है x dy अपॉन में dx माइनस का y और इक्वल टू में 2x स्क्वायर, ये है बेटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, x से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में क्या हमने इस x से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस y अपॉन में x इक्वल टू 2x, जो x से डिवाइड करूंगा x बचेगा, ऑन कंपेयरिंग विथ, ऑन कंपेयरिंग विथ। वैसे आप जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू आप डैक कर सकते हो, ये सब मत लिखना, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ऑन कंपेयरिंग विथ, मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आप डैक कर सकते हो क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। dy अपॉन में dx इक्वल टू प्लस का पी वाई और इक्वल टू में q, तो जो p होगा आपका, p जो होगा वो y का कोएफिशिएंट होगा, यानी -1 अपॉन में x, और q जो होगा वो 2x होगा। हालांकि हमें q की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। एक्सपोनेंशियल p का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल p क्या है, -1 अपॉन x, -1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल माइनस की जगह -1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log x। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, log से पहले कुछ भी होता है पावर में पहुंच जाता है, तो एक्सपोनेंशियल log x की पावर -1 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल log की खत्म, एक्सपोनेंशियल log की वैल्यू 1 होती है, क्या बचेगा, x की पावर -1, आपके पास बच गया x की पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में x। तो 1 अपॉन x जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक बार चेक कर लो क्या 1 अपॉन x है, जी हाँ, ये देखिए 1 अपॉन x सामने लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया। मुझे लगता नहीं कि आपको दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि p आपको मिल गया था 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन करोगे -1 अपॉन x का log x, माइनस ऊपर चला गया, e और log की वैल्यू 1 होती है, x की पावर -1, x की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है बेटा, अंतिम क्वेश्चन पे आ जाए, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अंतिम क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ रहा है आपसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको dx अपॉन dy दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखो, dx अपॉन dy, तो केवल वेरिएबल जो है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेरिएबल थोड़ा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि dx अपॉन dy है, जो मैंने सेकंड केस आपको बताया था, काफी सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो उसके, तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन आपको दिया बेटा 1 माइनस वाई स्क्वायर dx अपॉन में dy, देखिए dx अपॉन dy है, वेरिएबल ध्यान रखना, प्लस का yx और इक्वल टू में ay। तो पहले 1 प्लस वाई स्क्वायर हटा दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर सब में से हटा दो, तो dy अपॉन में dx प्लस का yx अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ay अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। जो आपका p होगा, p मैं नहीं लिख रहा बेटा ऑन कंपेयरिंग विद, 1 से 18 तक सारे क्वेश्चन में लिखे हैं मैंने, आप लिख लेना। तो x का जो कोएफिशिएंट होगा ना, सॉरी dx अपॉन dy है, dx अपॉन में dy, dx अपॉन में dy, तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वो आपका p होगा। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है, यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। नाउ अब मैं जानता हूं कि भाई p निकल चुका है मेरे पास, तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e और p का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो e p क्या है, y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन। आज जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 2y, 1 तो 0 हो जाएगा,
और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा, देखो लेट 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमने टी मान लिया, याद है ना ऐसे करते थे, तो 1 तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, आ जाएगा dt अपॉन में dy वगैरह, dy की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में 2y। फिर हम वापस इंटीग्रेशन पे आते थे कि भाई y, ये देखिए y से y कैंसिल हो गया, ये y, ये वाला y और ये y कैंसिल हो गया, 1/2 बचेगा, इसको हमने t माना था तो 1/t dt आ गया, 1 में t log मॉडुलस t किसको माना था, t आपने 1 प्लस वाई स्क्वायर को माना था, 1 प्लस वाई स्क्वायर को माना था, याद है ना आपको। तो अल्टीमेटली ये आएगा सॉल्व होने के बाद। आप चाहो तो इसे रफ वर्क में कर लेना, रफ वर्क में आप चाहो तो रिप्रेजेंट कर लेना, साइड में आप करके दिखा देना, नहीं अगर आप डेक पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंशियल, इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम, इंटीग्रेशन हमने कर लिया, इंटीग्रेशन साइन हटा दो, इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, क्या आया 1/2 log मॉडुलस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अभी जो 1/2 है पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो e log 1 प्लस वाई स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। e और log इसकी वैल्यू 1 होती है, एक्सपोनेंशियल log की वैल्यू 1 होती है, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। और जब पावर 1/2 होती है तो अंडर रूट बोलते हैं, तो अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, क्या कोई ऑप्शन है अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है मुझे, कोई गलती करी है, अच्छा मैंने क्वेश्चन शुरू में गलत कर दिया, 1 माइनस था बेटा, 1 माइनस था, मैं प्लस लेके चला, अच्छा क्वेश्चन ही गलत लिखा बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी बच्चों, माइनस था तो कोई बात नहीं, माइनस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ भी आपका माइनस आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, केवल माइनस कर लीजिए, ये भी आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ भी आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ भी आपका माइनस आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ भी आप करोगे तो माइनस आ जाएगा, ये आपका माइनस आ गया पावर, ये भी आपका माइनस का होगा, ये भी आपका माइनस, ये गलती हो गई बेटा, मैंने प्लस की माइनस की जगह प्लस ले लिया, आप ठीक कर लेना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और माइनस होगा, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर होना चाहिए बेटा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो डी आंसर है। थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक कर लेना बेटा, ठीक है, सारे क्वेश्चन आने के बाद थोड़ा मैंने यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर था ना, मैंने गलती से 1 प्लस वाई स्क्वायर ले लिया था क्वेश्चन में, तो मैंने ठीक कर लिया है, आप ठीक कर लेना। तो डी ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि ये मैच कर रहा है इससे, तो डी जो होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, डी पे आप टिक कर लेना, डी आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है बेटा। ये अपॉन में लिखा हुआ है ना, देखो आपका आंसर माइनस में आया ना, आपका आंसर किस में आया, माइनस में आया, इसकी पावर किस में थी, माइनस में थी, इसकी पावर माइनस में, चलो मैं आपको समझा देता हूँ, ये हटा दो 1 मिनट के लिए। अब ये बात देखो, इसकी पावर किस में, माइनस में, और जब पावर माइनस में होती है तो रेसिप्रोकल नहीं होता, पढ़ा है ना आपने, पावर किस में, माइनस में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर 1/2 होगा, और 1/2 का मतलब है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा, पावर माइनस में है ना, पावर माइनस में था, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। इट मीन्स आप डी पे टिक कर सकते हो बेटा, डी आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप आप ठीक कर लोगे इसे। यहाँ पे आपको बेटा, यहाँ पर ये एक्सरसाइज 9.6 कंप्लीट होता है, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, पूरी कोशिश करिए मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चन समझाने की। फिर भी कोई चीज़ डाउटफुल हो जो मैं नहीं समझा पाया हूँ तो कमेंट करके पूछ लेना बेटा, पूरी कोशिश करूंगा ताकि वो भी डाउट आपके दिमाग से निकाल दूं। बाकी आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, वीडियो को देख लोगे, एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको नीड नहीं पड़ेगी हर टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है अलग अलग वैरायटी के, तो करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना। कोई चीज़ डाउटफुल हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है बेटा। चलता हूँ, नए एक्सरसाइज में मिलेंगे, नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सबको नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखना।